तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ चैप्टर नंबर 0। सर बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये चैप्टर नंबर 0 का क्या मतलब है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको देखने के बाद हर बार ये दिमाग में आता है कि यार बुक की लैंग्वेज रट के जाएंगे तभी नंबर मिलेगा। बट किसी टीचर ने आज तक ये नहीं बताया कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल वही है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हो रोज की रोज। सब चैप्टर नंबर 3 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाल रखा है, जिसमें केवल और केवल व्हाट्सएप, सर बिल्कुल सही सुन रहे हो, केवल व्हाट्सएप के बेसिस पे मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है और बिल्कुल बताया है आप लोग जिंदगी भर से वही यूज करते आ रहे हो बट फिर भी डर रहे हो। तो बिल्कुल सर सही सुन रहे हो। चैप्टर नंबर 0 में मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा बेसिक कि यार ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और आप लोगों को कैसे अपने अंदर फ्रेमिंग करनी चाहिए पढ़ने की। क्योंकि बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं बीपीएम। तो यार देखो बात ऐसी है कि बीपीएम को आपको छोड़ना है और सबसे पहले समझना है कि ये सब्जेक्ट है क्या चीज़। सर अगर आपने ये वीडियो फुल लास्ट तक देखी, मेरी गारंटी है आप लोगों को इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है। तो भाई देखो बात ऐसी है, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड है तो सर बिल्कुल गलत समझ रहे हो आप। ये दो अलग अलग वर्ड है, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सर मैं आपको बताता हूँ। टेक्नोलॉजी जैसे सर आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, अपनी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो व्हाट्सएप से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। सर देखो मैंने इंफॉर्मेशन करा ना, आप लाइक एग्ज़ाम की न्यूज़ किसी को दे रहे हो, ठीक है सर इंफॉर्मेशन ही तो है ये। लेकिन आप लोगों को इस सब्जेक्ट से डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको सर पता नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि क्या चीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, सर ध्यान से सुनना और नोट करना, ऐसी इंफॉर्मेशन राइट बंदे को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर राइट मीडियम से राइट अमाउंट पर मिल जाए। सर मतलब भाई देखो अगर किसी का साइंस के पेपर की इंफॉर्मेशन देनी है आपको, 18 को एग्ज़ाम है, आपको अगर 18 को पता चलेगा तो कोई उसकी वैल्यू है नहीं है ना सर। तो ये है पूरा मेन मुद्दा, इतने में ही ख़त्म हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया भर की सारी चीज़। भैया वीडियो छोड़ के जाना नहीं है क्योंकि अगली वीडियो इसके बाद शुरू होती है। इंफॉर्मेशन आपको देनी है राइट बंदे को, राइट पर्सन को। तो सर राइट बंदा कौन है ये आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 4 में। आप पढ़ते हो ना सर MIS, आप पढ़ोगे AIS। तो ये राइट, यहाँ भी राइट बंदा पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन राइट बंदे तक पहुँचे। राइट मीडियम क्या होना चाहिए सर, ये आप पढ़ते हो अपने नेटवर्क वाले चैप्टर में कि सर आपको भेजना है वो इंफॉर्मेशन पोस्ट से या आपको भेजना है आपको इंटरनेट से। सही सुन रहे हो भाई। अब इंफॉर्मेशन हो सकता है आप रियल टाइम में शेयर कर रहे हो। सर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत ही उम्दा एग्जांपल, कि अगर आपने बैंक से कुछ ट्रांजैक्शन करी, आपके पास फटाक से मैसेज आता है। अच्छा ठीक है सर, कोई और एग्जांपल? बिल्कुल यार, CCTV आप देख लो, आपने CCTV अपना देख रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको राइट टाइम पे मिल रही, रियल टाइम में मिल रही होती है कि यहाँ पे क्या है। अच्छा लेकिन सर इसका कंप्यूटर से क्या रिलेशन है? अरे मेरे भाई देखो, मतलब आपने एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से सिंक कर रखा है, सिंक्रोनाइजेशन। सर सुना है ना आपने कि अगर आपने ये मेल आईडी इसमें भी डाल रखी है, गूगल की जीमेल आईडी, और इसमें भी डाल, इस वाले फ़ोन में भी डाल रखी है, इसमें नंबर सेव करोगे इसमें आ जाएगा ना सर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे ऐसा होता है। एक होती है आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग, अलग कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को पूरे को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। हुआ ना सर? देखो आप ज़िंदगी भर यूज़ कर रहे हो उसे लेकिन आपको पता नहीं है। ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लेते हो, सॉरी 5 में पढ़ लेते हो, और थोड़ा बहुत 2 में पढ़ लेते हो। तो सर अच्छा ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ये भला क्या है? सर टेक्नोलॉजी है आपकी
जैसे हो गई आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग, मैंने आपको बताया, यह आपकी हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो वो होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यही है सर। तो अब बताता हूँ कि सर जो चैप्टर का सीक्वेंस है पूरा वो किस तरह से डिफाइन किया गया है और आपको केवल और केवल कहाँ पे ध्यान देना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है राइट टाइम पर या राइट बंदे को, राइट पर्सन को। लेकिन राइट पर्सन आपको समझ में कैसे आएगा सर? आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि बिजनेस का प्रोसेस कैसा है। बिजनेस का प्रोसेस अगर आपको पता है तो राइट बंदे को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अच्छा एग्जांपल देना सर। सर आप एक चीज़ बताओ, आप अगर सामान आपका आता है इन्वेंट्री में तो आप उसकी इंफॉर्मेशन किसको दोगे? इन्वेंट्री में सामान आता है तो सर उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर में जानी चाहिए, फिर उसके बाद परचेज में, फिर उसके बाद ही तो आगे प्रोसेस होना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसलिए ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 बताता है कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। अब आता है बात कि किस फॉर्म में देनी चाहिए, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मतलब आगे वाले बंदे जैसे अकाउंट वाला बंदा अगर इंफॉर्मेशन देगा मैनेजर को, मतलब सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो किस फॉर्म में देगा? तो इस मीडियम पे बात हो रही है कि सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस बारे में बात हो रही है। जो MIS हो रही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो मैनेजर किस तरह से इंफॉर्मेशन देगा इस पे बात हो रही है। समझ में आ रहा है सर? ये है चैप्टर नंबर 4। अब यार इंटरनेट का ज़माना है सर, है ना? अगर इंटरनेट का ज़माना है और आप लोगों को पता नहीं है कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या होती है, तो दिक्कत की बात है। इसके लिए आपका चैप्टर नंबर 3 है। अच्छा सर, अब बात एक चीज़ बताओ मुझे, आप थोड़ा अमीर लोग हो, ठीक है, ये आपका हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। अब आप क्या चाहोगे कि इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे, तो आपको कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ेगा कि रियल टाइम में इन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। उसको कहते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। चैप्टर नंबर 3 में से तो सीखते हो सर, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। फिर अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में पता है कि क्या होता है बिजनेस प्रोसेस, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेट करने का मतलब भाई देखो, मैनुअल तरीके से भी आप P&L बना सकते हो, या आप सीधे टैली में एंट्री करते जाओ, P&L और बैलेंस शीट बनता चला जाएगा। यार तो बहुत ही सॉर्टेड तरीके से मैंने समझाया कि कैसे ये सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, कैसे ये चैप्टर इंटर रिलेटेड है, कैसे आपको पढ़ना है। तो यार मैं अपनी क्लासेस में ऐसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और सबका बिल्कुल ही बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पे जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, यूज़ केसेस, उनको लेके पढ़ाऊँगा सर। नो रट्टाफिकेशन, नो फालतू का ज्ञान, केवल और केवल जो आपका यूज़फुल है, जो आप डेली यूज़ करते हो उसको ही सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जाते जाते लास्ट बात यह है कि सर अगर आप सब्सक्राइब, हमारा पहला बैच शुरू हो चुका है और उसके लिए सीट फिल हो चुकी है। दूसरा बैच शुरू होगा सर 1 फरवरी से। अगर आपको इनरोल करना है तो नीचे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फीस केवल रखी है मैंने ₹1000। उसमें भाई मुझे GST भी देना है, उसमें मुझे इनकम टैक्स भी देना है, लेकिन फिर भी केवल 1000 रुपये में सर आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जाते जाते लास्ट बात ये कि पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो ये ऐसे ही रट्टा मारते रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा भाई। फिर यही कहोगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही बोरिंग है। और पढ़ाता हूँ एकदम जनरल तरीके से। तो जो टॉपिक कवर होंगे मेरे भाई लोगों, उसमें आपका है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेस, क्लासिफिकेशन और आपका BPM।
ये अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखोगे तो टॉपिक 1.5 तक आपका कवर हो जाएगा। तो भाई अब शुरू करने से पहले आपसे जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप या वीडियो क्लासेस देख रहे हो मेरी, तो एक आदत डाल लो, वाई हाउ, मतलब कि क्यों, कैसे, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ की आदत डाल लो। तो भाई अब चलो शुरू करते हैं कि क्या है ये हमारा, क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई इसमें ना सबसे पहले आपका टॉपिक आता है कि भाई ये बताओ कि प्रोसेस होता क्या है। इतना नाम सुन लिया, ये प्रोसेस किस चिड़िया का नाम है? तो भाई आपने सुना ना किसी एक बहुत ही अच्छे लीडर की स्पीच की, आलू डालो सोना निकलेगा। तो आलू से सोना बनने का जो प्रक्रिया है, मतलब किस तरह से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। अरे यार चलो जोक्स अपार्ट, शुरू करते हैं कि क्या है प्रोसेस। यार आप स्टडी कर रहे होते हो ना, स्टडी क्यों कर रहे होते हो? पास होने के लिए। मतलब आप एक डिफाइंड एक्टिविटी कर रहे होते हो अपने एक रिजल्ट को, अपने एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। तो वही हो जाता है या प्रोसेस। मतलब प्रोसेस क्या है भाई? प्रोसेस है सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आप डिजायर रिजल्ट को पा सको। लेकिन अब बात क्या है यार, ये प्रोसेस तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हैं? तो यार देखो, अब बिजनेस, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, क्वेश्चन पूछो हम करेंगे क्यों। जो करेंगे क्यों वाला है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, वाई। और हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव, प्रॉफिट, ग्रोथ करना, एक्सेट्रा, जो कि मेरे भाई आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 SM में। आ जाना रात के 8 बजे, आज ही लाइव, और आपको जो है ये भी चीजें मिल जाएंगी। तो मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड हो, उनको करोगे तो आपको होगा बिजनेस प्रोसेस। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपका रियल लाइफ। क्या एग्जांपल भाई? एग्जांपल ये कि भाई जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप करते हो ना, कोचिंग, मतलब सुबह उठो कोचिंग, आओ कोचिंग, सब जगह मतलब कोचिंग। तो आप समझते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है उनका मॉडल है कि भाई क्लास दोगे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए इनको एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी भाई? मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देखते हो ना परिचय लक्ष्मी नगर की गलियों में खड़े होकर बांट रहे होते हैं कि इनकी ले लो। टीचर हायर करना पड़ेगा। अब टीचर क्या देगा? सर्विसेज देगा। तो ये सारी हो गई भाई सेट ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को आपने पूरा कर लिया और आपको हो गया बिजनेस प्रोसेस। अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेस, चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये बताओ प्रोसेस ना होता कितने तरह का है? तो हमारा जो ICI है, मतलब जो है वो कहता है कि भाई प्रोसेस ना 2 तरीके का होता है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है ऑपरेशनल। मतलब हम एग्जांपल ले रखे थे कोचिंग का, ठीक है। अब सबसे पहले आप जाओ, आप क्या सोच रहे होते हो कि आप कोचिंग में जाओगे तो किस तरह का होगा? उसका कोई नाम होगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, कुछ सिलेबस खत्म करने की स्ट्रेटजी होगी जो दूसरा नहीं फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा होगा, या कोई जो है पढ़ा रहा होगा कॉपी पेन से या बोर्ड से या किसी तरीके से, ठीक है। मतलब काम किस तरह से कर रहा है, कुछ करके कैसे पैसा कमा रहा है, काम किस तरह से कर रहा है, वो हो गया आपका ऑपरेशन। मतलब आप किस तरह से काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, वो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब भाई देखो बात ऐसी है, जो आपका पेपर नंबर 7 है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और दोनों जो है साथ ही साथ चल रहे होते हैं। अब इस वीडियो के खत्म होने तक आपको मैं IT को SM के साथ मर्ज करके और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ये सारा खत्म हो गया। अब भाई बहुत सारी जो है प्रोसेस फ्लो है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर कि आपको पढ़ना है कि कैसे ये होता है। मैं बात करने वाला हूं अब एक बहुत ही बड़े टॉपिक, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ध्यान से समझना भाई, क्योंकि इसमें से इस टॉपिक में से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, रोजमर्रा जिंदगी में आप कर रहे होते हो, मैं उसी तरीके से बताऊंगा आपको। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। भाई देखो यार, मैनेजर तो ना आप बचपन से हो। बचपन से कैसे हो सर? कैसी बातें कर रहे हो? मैनेजर हो रहे होते तो हम जो है IPCC में जो है क्या करते? अरे भाई मेरी बात सुनो तो। अब देखो क्या क्या मैनेज किया आपने, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टी, स्टडीज, फेलियर, अपने पेरेंट को झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें अरे चलो जोक्स अपार्ट, अब जो है बात करते हैं कि कैसे। अब जब मैंने कहा कि भाई एक चीज़ की आदत डालो कि कैसे क्यों, तो अब जो सुनने वाले हो आप लोग वो ध्यान से सुनना। आपको यार मैनेजर वाली बात सुन के कुछ याद आया? मतलब सर क्या कहना चाहते हो? या क्लास 12th में आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और फलाना ढिमकाना।
भाई मैनेजमेंट उसी को कहते हैं। अब सर हम तो साइंस साइड वाले हैं, हम कैसे करें? अरे मेरे भाई सबके लिए है मेरे पास कुछ ना कुछ। तो अब सुनो कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी फुल अटेंशन चाहूँगा, जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में बताते जाओ कि सर कैसी लग रही है आपको वीडियोस अभी तक। तो चलो देखते हैं कि क्या है, कैसे करना है। तो यार इन्होंने क्या कहा, हम सबसे पहले आप एक बिजनेस प्रोसेस को बनाने से पहले आपको सबसे पहले जो एक स्टेप उठाना है वो उठाना है हायरार्की का। सबसे पहले स्टेप बनाना है हायरार्की का, मतलब कि भाई हम क्या करेंगे, हम काम पूरा कर लेंगे लेकिन कौन मैनेज करेगा, किस तरह से मैनेज करेगा, तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, सबसे पहले नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद डिसाइड कर लिया, फिर आपको क्या करना है, काम को डिवाइड करना है, दूसरा नंबर। काम को डिवाइड कर दिया, लेकिन यार एक चीज़ बताओ, काम डिवाइड किया, थोड़ा थोड़ा काम पूरा होगा तो वो कमिटमेंट किस तरह से होगी, आप जो है किस तरह से करेक्ट करोगे, हायरार्की कैसे होगी, वो आपका डिसाइड करेगा। टॉप टॉप डाउन होगी या बॉटम अप होगी, मतलब आप ऊपर से जो है नीचे का फ्लो चाहते हो मैनेजमेंट का, या नीचे से ऊपर का चाहते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, कि मतलब आप यहाँ पे होता है आपका स्ट्रेटजिक लेवल, एक होता है बिजनेस लेवल, और एक होता है आपका फंक्शनल लेवल। तो मतलब फंक्शनल लेवल से ऊपर की तरफ स्ट्रेटजिक लेवल की तरफ चाहते हो अप्रोच, या चाहते हो स्ट्रेटजिक लेवल से नीचे की तरफ, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, अब इतना काम हो गया तो भाई प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो यार एक मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, कि भाई हमने क्या करा, कैसे शुरू होता है कि यार सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सामान भेजेगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट निकल आएगा, इतना ही सा तो काम होता है यार। तो यार एक बहुत अच्छी बात है कि यार सप्लाई से ना कोलैबोरेट करो, मतलब बना के रखो ताकि हमको क्या मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, प्लस इन्वेंट्री टाइम पर मिले, ठीक है। अब प्रोसेस कौन करेगा और कैसे करेगा, भाई एम्प्लॉयज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करेंगे। आउटपुट मेरे भाई, क्या आउटपुट आपको 100% मिलेगा, आउटपुट मतलब कि आपका 100% जो आपने डाला है रॉ मटेरियल, क्या 100% मिलेगा, एरर तो होगी ना, उसको भाई करेक्ट करना है। अब एम्प्लॉयज़ से आपको जब काम कराना है तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए होगा, मोटिवेशन। भाई एम्प्लॉय मतलब कोई आपके लिए क्यों काम करेगा, उसको मतलब उसका भी कुछ फायदा होना चाहिए ना मेरे भाई, तो इसलिए काम करेगा वो। अब सुनना, मैंने बहुत ही चालाकी से आपको खत्म करा दिया बीपीएम की प्रैक्टिस कैसे होती है, हायरार्की को मैनेज कैसे होगी, इसको कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वर्क डिवाइड कैसे होगा, इसको कहते हैं अपॉइंट प्रोसेस ओनर। हायरार्की किस तरह की होगी, ये हो गया आपका टॉप डाउन कमिटमेंट या बॉटम अप एग्जीक्यूशन। सप्लायर के साथ कोलैबोरेट, मतलब बिजनेस पार्टनर के साथ आपको कोलैबोरेट करना है। फिर एम्प्लॉयज को अलाइन रिवॉर्ड, एम्प्लॉय रिवॉर्ड टू प्रोसेस परफॉर्मेंस, ठीक है। अब गलतियां करेक्ट करोगे तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। भाई इतना ही सा तो था आपका बीपीएम प्रैक्टिसेस। अब आपने कहा सर मैंने कहा बोलो बोलो, भाई आपने बीपीएम प्रिंसिपल तो पढ़ाया ही नहीं। अरे मेरे भाई बीपीएम प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, देखो बीपीएम प्रिंसिपल क्या है, जो प्रैक्टिस आपको मैंने इतनी देर बताई ना, उस प्रैक्टिस की समरी है यार। मतलब कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, कैसे कंप्लीट होगा, कि भाई जो यूज़र है आपका वो सेटिस्फाई हो, मतलब खिलखिलाता रहे भाई, मतलब जो चाहता हो वो, उतना तो भाई आपके कॉम्पिटिटर भी दे रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो तो यूज़र सेटिस्फाई है और आपके पास बार बार आएगा। तो भाई हमको क्या करना है, हमें प्रोसेस इस तरह का बनाना है कि भाई कस्टमर पूरा सेटिस्फाई हो। अब कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, प्रोसेस कैसे अच्छा चलेगा, तो उसको मैनेजमेंट करना होगा। कैसे मैनेज करना होगा, अब इतनी देर से हमने बात वही करी, किस तरह से मैनेज करना होगा करेंगे। पहले जो है इस जो मैं बता रहा हूँ उसका यूज़ है, और उसका यूज़ अभी आपको दिखेगा। तो यार देखो कैसे शुरू होता है बीपीएम का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। देखो भाई मैनेजमेंट को हो रही होती है दिक्कतें बहुत सारी, तो क्या होता है जब मैनेजमेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो रही होती हैं तो टेक्नीशियन को बुलाता है
कि यार एक चीज़ बताओ कि ये प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे मैनुअल लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या हम उस प्रोसेस को हम ऐसा नहीं कर सकते कंप्यूटराइज कर सकते, मशीन लर्निंग फलाना ढिमकाना जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ जो है चल रही हैं उनको यूज़ करके। तो टेक्नीशियन पूछता है कि सर आपको आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। मैनेजमेंट पूछता है क्या? तो टेक्नीशियन बोलता है सर आप सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ। ऑब्जेक्टिव क्या है सर आपका? आपका जो है प्रोसेस को इम्प्रूव कराना है, ऑटोमेट कराना है, ऑप्टिमाइज़ कराना है, या री इंजीनियर कराना है। ठीक है, री इंजीनियर का मतलब पुराना जो आपका कोई अगर प्रोसेस है उसको हटा के नया प्रोसेस लाना है, या प्रोसेस को समझना है या इम्प्रूव करना है, या पहले आपका प्रोसेस चल रहा था लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अच्छा करना है। तो मैंने बता दिया कि भाई हमें प्रोसेस को या तो इम्प्रूव करना है, या तो जो है नया लाना है, या उसको सही कराना है, मतलब ठीक है। फिर वो पूछता है सर अच्छा एक चीज़ बताओ, आप ट्रायल करोगे या फुल करोगे? मैनेजमेंट बोला यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब ट्रायल क्यों करेंगे, हमें ज़रूरत है, हम तो अपने सिस्टम में लगाना चाहते हैं। उसने कहा नहीं सर, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि केवल आप एक सिंगल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ या इम्प्रूव या आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, एक डिपार्टमेंट के लिए करना चाहते हो या पूरी कंपनी के लिए करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से वो बताएगा। सर ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें बता दिया, तो अब आप ये बताओ कि सर आपका बजट कितना है, आप कितना पैसा खर्चा कर सकते हो। उसने बता दिया। उसके बेसिस पे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे टेक्नीशियन दो चीज़ें बताएगा कि वो मेथड क्या यूज़ करने वाला है, प्लस वो रिसोर्सेज क्या यूज़ करने वाला है। तो इस तरह से आपका बीपीएम इम्प्लीमेंट हो गया। अब सर अगर आप देखोगे की फैक्टर टू कंसीडर इन इम्प्लीमेंटिंग बीपीएम, तो आपका ये मैंने बहुत ही आसानी से कवर करा दिया है बिना आपको बताए हुए कि मेथड क्या यूज़ करोगे, कि जो है टीक्यूएम यूज़ करोगे या सिक्स सिग्मा यूज़ करोगे, रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे आपको, बजट के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी या आप खुद कर लोगे, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करोगे, कि आपका ट्रेनिंग टूल्स एंड टाइम, ये सारी चीज़ें देखो सर बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया। रिसोर्सेज आपका हो गया, स्किल्स क्या चाहिए होंगी आपको। ठीक है सर, अब ये बताओ हम इतनी सारी चीज़ें सर महेश जी, अब आप ये बताओ हम इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये बताओ इसका फ़ायदा क्या है? कस्टमर ने मतलब मैंने पढ़ ली ये चीज़, तो मेरा फ़ायदा क्या है? सर अब रुको थमो, मतलब अभी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि जो आप एज अ सीए आप लोगों को कहा जाता है ना कि आईटी आप लोगों को फर्जी है, आप लोगों के लिए फ़र्जी है। सर अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, जो लोग कहते हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं होते हैं आपको अपाहिज बना रहे होते हैं। अभी बस सुनते जाना जो भाई आपका कह रहा है और समझना कि क्या हो रहा है। सर बीबीए का ऑब्जेक्टिव समझने से पहले आप समझो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपटीशन में आगे रहो, कॉस्ट को बचाओ और कस्टमर को राजा बनाओ। तो बीपीए क्या करता है? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो मतलब जो आपका बिजनेस के प्रोसेस होते हैं उनको ऑटोमेट केवल करता है। क्या करता है? ऑटोमेट। मतलब पहले मैनुअल इन्वॉल्वमेंट थी, अब उसमें कुछ कंप्यूटर वाला तिकड़म कुछ हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो सर इसमें बेनिफिट बीपीए का क्या हुआ? भाई वही तो हुआ बेनिफिट कि भाई अगर आपका काम तेज़ी से हो रहा होगा तो आपकी कॉस्ट बचेगी, आपके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, कॉस्ट ज़्यादा बचेगी, तो आप जो है कस्टमर को कम दाम में सामान बेच पाओगे, अच्छी सर्विस दे पाओगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कंपटीशन ज़्यादा ले पाओगे। क्या बात सर, इतनी सी चीज़ जो है हम तो रट्टा मार के जाते थे। सर मैं तो आपसे कह ही रहा था रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई सारी चीज़ें समझाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वैल्यू चेन ऑटोमेशन। सर आप वैल्यू चेन ऑटोमेशन अभी छोड़ दो चैप्टर नंबर 5 के लिए, उसमें कवर हो जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि कोई भी रिलेशन नहीं है इस टॉपिक का अगले किसी टॉपिक से। तो अभी आप आगे बढ़ो अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेशन पर। बस पहले तो बात ये समझो कि अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेशन ये है आपका चैप्टर 4 से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन आईसीआई ने इसमें डाल दिया है तो आपका भाई आपको इसमें कवर कराएगा। ठीक है, अब जो है अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेशन, सर नाम से क्या समझ में आ रहा है? अपन का क्या फंडा है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। अब नाम से क्या समझ में आ रहा है कि सर ऑटोमेट करना है हमारे अकाउंट्स को। ठीक है, हाँ ठीक है सर समझ गए, अकाउंट को ऑटोमेट करना है। अरे यार सर समझ, अब थोड़ा सा दिक्कत आ गई। अच्छा सर
चलो ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने टैली यूज़ करी है? मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और आपको टैली आती है सर। तो सर उसमें क्या होता है टैली में कि आप जो है जनरल एंट्री करो और उसके साथ साथ आपका ट्रेडिंग बन जाता है, आपका उसके बाद पीएल बन जाता है और आपका बैलेंस शीट बन जाता है। ठीक है, आपका जो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं खुद से। तो अब पहले क्या होता था बॉस? पहले ये होता था, एक जो है आपका बनिया भाई आते थे, पूरा बही खाता उठाते थे और जो है पूरे ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ये सारी चीज़ें बना के बैठ रहे होते थे। अब क्या होता है कि आपका प्रोसेस देखो यार ऑटोमेट हो गया, सारी चीज़ें केवल जनरल एंट्री के बाद आपको बनानी नहीं पड़ी। ठीक है सर, तो फिर ये बताओ कि मतलब अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेशन क्या केवल यही काम करता है? तो टैली भी तो यही काम करता है, तो हम जो है टैली को ही नाम देते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेशन? नहीं भाई, देखो बात ऐसी है कि अकाउंटिंग ना एक अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है। जो आप पढ़ रहे हो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात पढ़ रहे हो, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग सिस्टम को ऑटोमेट करने की। तो उसका फंक्शन क्या होता है? हाँ, अब बात सुनो सर। आपने सुना है ना कि जब आप भी किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो पहले नंबर से अप्रूवल करानी होती है, फिर दूसरे नंबर से अप्रूवल करानी होती है, फिर तीसरे नंबर से अप्रूवल करानी होती है। मतलब कि अब पहले आपको सपोज़ अगर आप ऑडिट पे गए हो, आप ऑडिट पे गए, ठीक है, आपने खुद से पैसा खर्चा किया, रिम्बर्समेंट करने के लिए अप्रूव किया। अगर आपकी मीडियोकर फर्म है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो पहले आपका एचआर करता है, फिर आपका बॉस अप्रूव करता है, दो लोग अप्रूव करते हैं ना। तो अब इसको रिकॉर्ड कौन करेगा? ये तो मैनुअल हो गया। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। मतलब ड्यूटी जो आपने सेग्रीगेट कर रखी है ना, ड्यूटी सेग्रीगेशन, आपने ऑडिट में पढ़ा होगा इंटरनल कंट्रोल में कि सेग्रीगेट करना पड़ता है आपको ड्यूटी। नहीं पढ़ा है तो आपको भाई पढ़ाएगा आपका, लेकिन अभी आप समझ लो। जो ड्यूटी सेग्रीगेटेड होती है उसको भी रिकॉर्ड करता है, प्लस आपका डेटा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है सर, समझ में आ गया? हाँ भाई, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने ये वाला हूँ कि सर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है आईटी आपके लिए, और जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हो आपके काम में आने वाला है। जो आपको बोलते हैं कि कोई यूज़ नहीं है, आपको दरअसल अपाहिज बना रहे होते हैं मेरे बॉस, सच में अपाहिज बना रहे होते हैं। तो ये जो टॉपिक है अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम, ये मैं आपको केवल मोटा मोटा समझाऊंगा कि क्या होता है उसके अंदर। जो है ईआर डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें यार थोड़ा सा आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल नहीं है, मैं थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो ये नहीं कवर होगा। तो सर आप एक चीज़ बताओ, आप पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो? आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो या प्रोग्रामिंग की कर रहे हो? सर इसका मतलब क्या हुआ? बे भाई आंसर दो आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, जो आपका टेक्नीशियन, आपने पढ़ा ना बीपीए में, टेक्नीशियन जो है बिजनेस वालों से जो है लेता है रिक्वायरमेंट और जो है कुछ बना के देता है कोडिंग फोडिंग करके। तो आप जब ऑडिट करने जाओगे तो आपको समझ में आएगी कुछ ही कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है? नहीं सर, कैसे समझ में आएगी हमें? तो अब उसके लिए ही हमको क्या करना होता है, अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम काम में आता है कि जो है भाई कैसे हम मैप करेंगे, कैसे चीज़ों को हम समझेंगे, कैसे चीज़ों को रिलेट करेंगे। अच्छा सर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले अब जैसे आपको ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है ऐसे 230 के अंदर, तो वैसे ही टेक्नीशियन को भी जितना उसने काम किया है, मतलब ब्लूप्रिंट बना के मैनेजमेंट को सबमिट करता है, ठीक है। अब वो ब्लूप्रिंट आपको समझाया जाता है सर, आपको समझाया जाएगा उस पेपर से कि देखो भाई ऐसे ऐसे मेरा सिस्टम काम कर रहा है, डेटा यहाँ से आ रहा है, उठ के वहाँ पे जा रहा है, प्रोसेस होके यहाँ पे है, स्टोर यहाँ पे हो रहा है और एक्सेस इस बंदे के पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाएगा, ठीक है। अभी भी मानते हो फर्जी है? नहीं मानोगे सर, क्योंकि अब आप ऑडिटर हो। अब मान लो भाई ऑडिटर हो, ठीक है। अब मान लो आप अपने आप को ऑडिटर हो सर, ठीक है। तो सर अब आप
जब तक प्रोसेस को समझोगे, प्रोसेस कैसे समझोगे, एआईएस में सर प्रोसेस एआईएस पढ़ के आए ना कि उसमें प्रोसेस होते हैं, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, कलेक्ट होती है, स्टोर होती है। अब सर ऑडिट करने की बारी आ गई सर आपकी। जब ऑडिट करोगे कैसे करोगे भाई? ऑडिट तो तभी करोगे ना जब आपको प्रोसेस पिछले पते होंगे। पता कैसे चलेंगे प्रोसेस पिछले? जब आप पेपर पढ़ोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, मतलब पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है ऑडिटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए। तो सर क्या टेक्नीशियन के लिए भी ज़रूरी है? हाँ भाई हाँ, टेक्नीशियन के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर? टेक्नीशियन ने बिजनेस के लिए प्रोसेस बना के रख दिया, ठीक है, लेकिन अब सर जो उसने प्रोसेस पहले बनाया था, अब उससे बिजनेस को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब कि भाई अभी पहले क्या था, एरर रेट था 20%, अब है एरर रेट आपका, जो सॉरी पहले था एरर रेट आपका, भाई पहले था एरर रेट आपका 40%, ठीक है, अब जो है एरर रेट आ रहा है आपका 30%। अभी भी आपको कम करने की गुंजाइश है, तो आप क्या करोगे? इम्प्रूव करोगे। सर इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रोसेस फिर से डिज़ाइन करना होगा, प्रोसेस समझना होगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन है तो आपको प्रोसेस फिर से समझना नहीं पड़ेगा। तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप सारा काम ईजिली कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। तो सर इस वीडियो में इतना ही था। अब जो है हमारा जल्दी जल्दी वीडियो ऐसे ही आता रहेगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो, नीचे तो लाइक, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताओ। अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मिशन में 2019 तो सर्च करो, आपको नीचे जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, और जाके वहाँ पे ज्वाइन करो। क्वेरी वहाँ भी शेयर कर सकते हो, जिस दोस्त को ज़रूरत हो उसको शेयर करो, और फीडबैक अपना ज़रूर बताना ताकि आपका भाई अपनी क्लासेस को इम्प्रूव कर सके और आप लोगों को अच्छी चीज़ें दे सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जाते जाते बस आपसे लास्ट बात ये है कि दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। जय हिंद, वंदे मातरम। कि भाई अगर आप सबसे पहले नेटवर्क सुनते हो तो सबसे पहले क्या मन में आता है? भाई नेटवर्क का मतलब होता है कि आपको 3-4 लोग हैं आपके पास, और आपको सोचना है कि इन दोनों के बीच में मेल जोल कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई यही होता है नेटवर्क, और जो है इसी के बारे में हमें पढ़ना है, मेल जोल बढ़ाने का। लेकिन जो है अब इसी नेटवर्क को हम जो है लाते हैं कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर की भाषा में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कंप्यूटर की भाषा में नेटवर्क क्या होता है। तो आइए जो है सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये जो हमारा नेटवर्क है वो बनता कैसे है। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि आप सपोज़ आपने उठाया है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप से आप जो है दो लोगों आप चैट कर रहे हो, ठीक है, ये भी आपका एक तरह से नेटवर्क मॉडल है। और कैसे बनता है ये आप ना खुद बताओगे। मैं आपको केवल और केवल पहले जो है टेक्निकल टर्म्स जो इसमें यूज़ होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है आप लोग खुद जान जाओगे, समझ जाओगे, मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई
पहले देखते हैं कि जो है क्या है हिसाब किताब। आप जो है व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है। अब आप देख रहे होते हो कि चैट जो है अब आती है आपकी इनक्रिप्टेड, आती है ना, ठीक। आप एक मैसेज भेजते हो, सपोज सुरेश को भेज रहे हो, आप हो सुरेश, भेज रहे हो आप किसी रमेश को, इनको जो है मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। किसके थ्रू भेज रहे होते हो आप, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, नेट कनेक्शन चाहिए होता है। सुरेश के पास क्या चाहिए होगा, पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले सुरेश के पास भी चाहिए होगा एक मोबाइल, ठीक है। रमेश के पास भी चाहिए होगा एक मोबाइल। उस मोबाइल में चाहिए होगा सबसे पहले व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, और इसमें भी चाहिए होगी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, चाहिए होगा ना। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होने के बाद इसमें भी चाहिए होगा इंटरनेट, इसमें भी चाहिए होगा इंटरनेट। फिर जब आप मैसेज भेजोगे तब ये जो है इसके पास और फिर इसके पास जो है पहुंच जाएगा। अब जो है कंप्यूटर क्या कहता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई, ये जो है आपका बिल्कुल सिंपल सा जो ये चीज़ है मोबाइल, ये आपका होता है टर्मिनल, ये होता है आपका टर्मिनल, ठीक है। ये जो नेटवर्क है जिसके थ्रू आप जो है ट्रांसमिशन कर रहे हो, इसको कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया या चैनल, ठीक। अब आपको व्हाट्सएप चाहिए होता है ना, इसके अंदर ये व्हाट्सएप चाहिए होता है, ये क्या होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। भाई अगर जो है व्हाट्सएप नहीं होगा आपके मोबाइल में तो आपके पास मैसेज आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसके लिए चाहिए होता है टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अब जो है ये व्हाट्सएप आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, मतलब आपके ऊपर डिस्प्ले होगी ना, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा आपके मोबाइल पर, उसके लिए प्रोसेसिंग होगी। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है कि भाई ये जो मीडिया होती है आपकी और ये जो कंप्यूटर होता है, इन दोनों के बीच को कनेक्ट करना होता है हमें, और इसके लिए एक डिवाइस होती है, ये डिवाइस इनको कन्वर्ट करती है। इसी डिवाइस को कहते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर। ये होता है उसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने एकदम सरल शब्दों में आपको बता दिया कि भाई कैसे बनता है। चलो आपको फिर से, आपको अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब चलो आपको जाना है, ये ना बिल्कुल सिंपल शब्दों वाला है एग्जांपल। आपको दिल्ली से जाना है, सपोज सूरत या कहीं भी जाना है। आप गए दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक, एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे कौन से टर्मिनल पे जाओगे, टर्मिनल 1 या 3, तो गए 3, यहाँ भी होगा कुछ ऐसा ही। टर्मिनल 3 पे आप गए, वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग इन द सेंस कि भाई सिक्योरिटी चेकिंग और वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। आपको दिल्ली से सूरत जाना है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया किससे जाओगे, आप बाई एयर से जाओगे, ठीक। अब इस एयर को चला कौन रहा होगा, पायलट चला रहा होगा। अब भाई बिल्कुल सिंपल सा समझना, आपको जाना कहाँ से, दिल्ली से सूरत, दिल्ली से सूरत जाना है, ये होता है सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। या सूरत से दिल्ली आना है तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन को कहते हैं हम टर्मिनल, ठीक। कंप्यूटर की भाषा में अब आपको समझा रहे हैं। एयरपोर्ट में जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, कंप्यूटर के भाषा में उसको क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर। आपने पहले से ही, आप दिल्ली से सूरत जा सकते थे, ट्रेन से जा, रेल से जा सकते थे, बस से जा सकते थे, बट आपने पहले ही बाय एयर कर रखा है, मतलब मीडियम आपने पहले ही बना रखा है, क्या, एयर। ये आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज में हो गया टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। और पायलट क्या हो गया, भाई पायलट ही तो कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंट्रोलर, इसी को कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोलर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल कैसे काम करता है और कैसे होता है। मैंने 2 एग्जांपल दिया, दोनों एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दिया आपको। इसमें हम बात करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भाई होते कितने तरह के हैं। चलो इससे पहले मैं आपको वही सारी चीज़ें बताता हूँ कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई व्हाट्सएप है आपका, आप जो है चैट कहाँ कहाँ कर सकते हो, सिटी के अंदर कर सकते हो, स्टेट के अंदर कर सकते हो, या जो है भाई किसी यूएस या ब्राज़ील या कहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो एक हो गया आपका
कि आप एरिया के बेसिस पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, एरिया बेसिस पे, ठीक है। अब अगर आप व्हाट्सएप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो या अभी स्टार्ट किया है यूज़ करना, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि आप कैसे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके क्या, व्हाट्सएप का क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है व्हाट्सएप, या तो जो है पर्सनल चैट कर सकते हो या भाई ग्रुप में चैट कर सकते हो। ग्रुप चैट में क्या होता है, एडमिन्स होते हैं, ठीक है, एडमिन्स। अगर आप पर्सनल चैट कर रहे हो तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में से कहते हैं पीयर टू पीयर। ग्रुप में चैट कर रहे हो तो भाई इसी को कहते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। देखो है ना कितना मजाक, बढ़िया सा एकदम। क्लाइंट कौन हो गया भाई, एडमिन। सर्वर कौन हो गया, जो ग्रुप के मेंबर्स हो गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो, क्योंकि भाई एडमिन का काम क्या है कि हम जो है मैसेजेस ऐसे भेजें कि जो मेंबर हैं वो बने रहें, मेंबर बने रहें और ग्रुप जो है चलता रहे। ग्रुप चलाना है तो एडमिन क्या हो गया इस केस में, एडमिन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है कि ग्रुप अच्छे से चलता रहे। और क्लाइंट कौन हो गया, ग्रुप के मेंबर्स हो गए। अब जो है क्लाइंट एंड सर्वर का ही एक पार्ट है मल्टी टियर, इसी को मल्टी टियर भी कहते हैं। अब इसमें ना बिचौलिया आ जाता है, मल्टी टियर इसमें जो है बिचौलिया आ जाता है, मतलब मीडिएटर आ जाता है। इसमें कितने तरह का मीडिएटर हो सकता है, इसी लिए इसका नाम पड़ गया मल्टी टियर। आप मेरे ये सब बताने को आप समझ रहे होंगे कि भाई ये आप बता क्या रहे हो, अभी तक कुछ टेक्निकल नहीं आया। लेकिन हमको तो ये पता है कि भाई जब तक टेक्निकल लिख के नहीं आओगे नंबर नहीं मिलेगा भाई। अब यहीं पे तो आ जाती है दिक्कत। दिक्कत ये आ जाती है कि आप लोगों को लगता है कि आप रट के जो है लिख के चले आओगे। भाई कैसी बात कर रहे हो आप, 5 चैप्टर जो है एज इट इज़ रट के तो आ ही नहीं सकते। तो भाई यही है हमारा पर्पज़ कि आपको पहले मतलब पता हो यार। बाकी छोटे छोटे वीडियो हैं 6-6, 7-7 मिनट के, 8-9 मिनट के, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है भाई आपको लगेगा 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा इतने बड़े चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, जिसमें से लगभग 10 से 12 नंबर का पेपर आता ही आता है। तो यही बस एक मुद्दा है हमारा। आप सोच रहे होगे कि मेरा क्वालिफाइड हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कंटेंट लेकिन बिल्कुल समझ में आ गया, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलो अब आपको इतना बोलने के बाद अब मैं बता दूं कि भाई अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ना वो आपको पता है। अब जो है क्या है क्लासिफिकेशन, आपने फेसबुक यूज़ करा ही होगा, सब लोग फेसबुक यूज़ करते हो, ठीक है। फेसबुक पे आप क्या करते हो, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो, फ़ोटोज़ स्टेटस डालते हो। उसमें 3 तरह के होते हैं आपके, 3 प्राइवेसी होती है। एक होती है पब्लिक या फ्रेंड्स, या होती है ओनली मी। एक और कैटेगरी होती है फ्रेंड्स विद फ्रेंड, इसको किनारे रखो। तो भाई जो पब्लिक किस लिए होती है कि आप पब्लिकली दिखा सको, पब्लिक भी देख सके। ओनली फ्रेंड्स करोगे तो कितने कौन कौन देख पाएगा, केवल फ्रेंड्स देख पाएंगे। ओनली मी करोगे तो केवल आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसी को कहते हैं, पब्लिक वाले को कहते हैं पब्लिक डेटा नेटवर्क। फ्रेंड वाले को होता है प्राइवेट डेटा नेटवर्क। और ओनली मी जो आपकी प्रोफाइल है वो होता है वर्चुअल। मतलब भाई आप दुनिया से वास्तविक ही नहीं हो, आपको मतलब दुनिया को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है ये फ़ोटो या नहीं। तो ये क्या हो गया वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है, जो असली में एग्जिस्ट ना करता हो, नॉट रियल, वही तो होता है। अगर आपने जो है प्रोफाइल नहीं डाल रखी है, लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि ये रियल है या नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन, और मैंने पूरा एग्जांपल दिया है आपके केवल और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप से, जो दिन भर आप लोग एटलीस्ट यूज़ करते होगे। तो भाई यही है 3 तरह की क्लासिफिकेशन नेटवर्क मॉडल की। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, राइटिंग के लिए माफ़ करना, बस केवल बात पे सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना वहाँ पे, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भाई 3 तरह का क्लासिफाइड है आपके में। एक है आपका एरिया के बेसिस पे, एक है फंक्शनल के बेसिस पे, और एक है ओनरशिप के बेसिस पे। एरिया का और फंक्शन दोनों का एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप से दिया था, ओनरशिप का एग्जांपल मैंने दिया था आपका उससे, फेसबुक से। एरिया में जो है होता है वो होता है लैन, मैन और वैन, ठीक है। फंक्शन में जो होता है आपका वो होता है आपका क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और मल्टी टियर। ओनरशिप में आपका होता है क्या क्या बताया था मैंने, ध्यान करो जल्दी जल्दी, पब्लिक, प्राइवेट और जल्दी जल्दी जल्दी, प्राइवेट और वर्चुअल, ठीक है। अब चलो इसको जरा थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। तो भाई एरिया के बेसिस पे सबसे पहले आता है लैन, ठीक है। इनका भाई साहब ये कहते हैं कि भाई हम केवल और केवल जो सोसाइटी का ग्रुप है ना,
सोसाइटी, बस उतने तक रहेंगे, सोसाइटी तक रहेंगे। उसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये केवल केवल और केवल एक बिल्डिंग में काम करता है। इसकी भाई जो होती है रेंज, ये होती है कम, सबसे कम होती है। मैन क्या होता है, इनका हिसाब किताब काफ़ी अच्छा है। ये कहते हैं हम पूरे सिटी वालों के साथ नेटवर्क ले सकते हैं, ठीक है। और वैन का क्या होता है भाई हिसाब किताब, वैन वाले कहते हैं कि भाई दुनिया जहाँ में कहीं भी हम जो है बातचीत कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर। लो भाई, हो गई बात, ठीक है। ये हो गया वैन, वैसे विद इन कंट्री होता है ये, ठीक है। अब जो है, अब आप कह रहे होगे कि भाई ये तीनों हो गए तो इनको में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, चलो आपको अब दिखाते हैं डिफरेंस क्या है तीनों में। डिफरेंस हम कुछ भी नहीं, केवल देखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ होता है। एक हो गया भैया आपका लैन, एक हो गया मैन, और एक हो गया वैन। ये जो साहब हैं आपके मैन वाले, ये जो है ये इनका कोई काम धाम नहीं है। इनका जो है मतलब बेसिक पर्पज़ ये है कि भाई ये जो है इन दोनों के बीच का काम करते हैं। अब लैन क्या है ना, इसकी ये रेंज कम है, ठीक है। रेंज कम होने की वजह से भाई इनकी स्पीड क्या होती है, ख़तरनाक होती है। इसकी स्पीड अच्छी होती है। फिर लैन को मिला के बना देते हैं मैन, और मैन में काफ़ी सारे जोड़ के फिर बना देते हैं वैन। मतलब अल्टीमेटली फंक्शनिंग लैन की ही हुई होती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ा सा अलग लगेगा, डिफरेंस दिया हुआ है आपका प्रैक्टिस मैनुअल में, उसको रेफर कर लेना। फिर इसके बाद जो है आता है फंक्शन के बेसिस पे, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये ना बहुत ही टेढ़ा है, ये बहुत ही टेढ़ा इस वजह से क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि आप पर्सनल चैट कर रहे हो, मतलब 1-to-1 बेसिस पे आप कर रहे हो। अब 1-to-1 बेसिस पे कर रहे हो तो भाई अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। और क्या, आपकी प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। अब केवल दो लोग में बात कर रहे हो तो भाई कितना सिंपल होता है ना दो लोगों में बात करना, ठीक है। तो ये हो गया पीयर टू पीयर आपका कि क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, और पूरी दुनिया इसी पे ही काम करती है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। आप अपने कंप्यूटर में देखना, उसमें भी सब वही यूज़ हो रहा होगा। सबसे पहले आपको क्लाइंट एंड सर्वर बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है, और बताया था आपको किसके एग्जाम्पल से, व्हाट्सएप के ग्रुप के एग्जाम्पल से। सर्वर कौन था इसमें भाई, एडमिन था, जो इनकी नीड, इनकी किसकी, मेंबर्स की, जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे, इनकी नीड्स को पूरा कर रहा था जिससे कि ये बना रहे, ठीक है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में आके देखते हैं कि क्या होता है क्लाइंट। क्लाइंट भाई साहब क्या होता है, क्लाइंट होता है वो जो बंदा आपकी बिजनेस की नीड को सेटिस्फाई कर सके। बिजनेस की नीड मतलब आपकी जो है, जो भी नीड है बिजनेस की, वो सेटिस्फाई हो सके। सर्वर कौन होता है, जो इसको सर्विस प्रोवाइड करे। सिंपल सी चीज़ है भाई, सर्वर सर्विस से बना है सर्वर, ठीक है। अब क्लाइंट के ना 3-4 टाइप होते हैं। क्लाइंट के 3 टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होता है, फैट, थिन और थिक, सॉरी फैट, थिन और हाइब्रिड। अब मैं जो है आपको एकदम सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब फैट लोग क्या होते हैं भाई, होते हैं आलसी। क्या होते हैं, आलसी, उनमें आलस भरा होता है। अब भाई इसने ये कहता है कि भाई अब यार कौन उठे कौन जाए और कौन सर्वर से काम कराए। तो जो ये फैट वाले हैं ना, ये कहते हैं सारा काम ये खुद कर लेता है, ठीक है। थिन वाला क्या होता है, ये भाई होते हैं फुर्तीले, ये होते हैं एक्टिव बंदे होते हैं। ये नाच नाच के ना बड़ी होशियारी से अपना काम कर्म करते हैं, सर्वर से काम ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड का मतलब तो आपको पता ही है, दोनों का मिक्सचर। अब ये ना मोर और लेस जो है मोटा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा होशियारी होती है थिन वाले की। मतलब कि भाई ये कहता है कि काम तो फैट वाला क्या कर रहा था, काम खुद कर रहा था, लेकिन स्टोर कौन करेगा, स्टोर करेगा सर्वर। कह रहा काम तो चलो मैं कर दूंगा, लेकिन स्टोर किसको करना होगा, तुमको करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लाइंट। ऐसे ही सर्वर के 3-4 टाइप हैं, वो आप देख लेना, बहुत आसान से इजी से समझ जाएंगे आप लोग बहुत ही आसानी से। अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, और ये जो है फंक्शनल का लास्ट है, और वो है मल्टी टीयर। अब मल्टी टीयर को मैं बहुत ही आराम से आपको समझाता हूँ। अब मल्टी टीयर में जो है पहले इनका दिया हुआ है सिंगल, 2, फिर 3, फिर n नंबर ऑफ टीयर, ठीक है। और सबसे पहले समझे सिंगल टीयर। भाई टीयर का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं, टीयर का मतलब होता है नोड, टर्मिनल, या इसी को कह सकते हो आप कंप्यूटर। सिंगल का मतलब एक, मतलब इसमें भाई एक कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है। वही सारा काम करता है आपका, वही स्टोरेज का काम करता है, वही प्रोसेसिंग का काम करता है, वही सारा काम करता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो क्या केवल एक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, नहीं। इसीलिए ये जो है प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। प्रैक्टिकली अप्लाई कौन सा होता है, क्लाइंट एंड सर्वर। तो अब भाई हम इसको चलो बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर में। मतलब कि ये केवल एक कंप्यूटर था,
अब इसको हम कैसे बना सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर में, और चलो दिखाते हैं। इसलिए इसमें कर दिया, अब आ गए हम 2 टियर पे। अब मतलब कि ये एकदम छोटा कंपनी थी, अब ये थोड़ा सा भाई ने कमाई कर ली। अब जो है इसने क्या करा, एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और एक और चीज़ खरीद ली जिसको कहते हैं सर्वर खरीद ली भाई ने। अब सर्वर का काम इसने क्या करा, कहा कि भाई देखो प्रोसेसिंग हम कर लेंगे और स्टोरेज तुम कर लेना। मतलब कि आपने एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया है, 128 GB जिसमें वो है डेटा स्पेस, और 128 GB तो भाई केवल सी ड्राइव में हो जाती है। आपने स्टोरेज के लिए खरीद लिया है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लिया आपने, वो हो गया आपका सर्वर, ठीक है। तो 2 सिस्टम हो गया, देखो हो गया भैया आपका 2 टियर। अब समझते हैं कि 3 टियर क्या होता है। 3 टियर यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ होता है। 3 का मतलब 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं कंप्यूटर में। एक होता है भाई इनपुट प्रोसेस आउटपुट। 3 चीज़ें ही होती हैं ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसीलिए तो जो है कंप्यूटर आया। अब वो जो है भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है बहुत होशियारी से काम किया। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अब इसको जो है स्टोरेज करते हैं हम, इसलिए कंप्यूटर आया। माफ़ करना मैं लिखना भूल गया था। इन्होंने बहुत होशियारी से काम क्या किया, इन्होंने करा कि जो है भाई अब हम एक कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका मॉनिटर, एक होता है CPU, और इसी में लगी होती है आपकी हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क। ये हो गया आपका CPU, और ये होता है आपका मॉनिटर। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है तीनों पे बढ़िया बढ़िया अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आएंगे, हम असेंबल कराएंगे और इन पे अलग अलग खर्चा करेंगे। तो अब जो है जो ये आपकी ये चीज़ होती है ना मॉनिटर, ये आपको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट क्या करता है, आउटपुट को प्रेजेंट करता है, इसलिए ये होती है प्रेजेंटेशन लेयर। CPU क्या करता है आपका, CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करते समय क्या लगाता है, वो कंप्यूटर के कुछ एल्गोरिदम लगाता है। एल्गोरिदम मतलब कुछ प्रोग्राम रन कराता है। प्रोग्राम रन करा रहा है ना भाई, तो प्रोग्राम को क्या कर रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर अप्लाई कर रहा है भाई। ये प्रेजेंटेशन को अप्लाई करके क्या करोगे, प्रोसेस हो गई, आया, फिर इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना, इसी को कहते हैं हम, स्टोरेज को ही कहते हैं हम डेटाबेस टियर। लो भाई, इतने सिंपल से शब्दों में ना आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितने सिंपल शब्दों में मैंने समझाया, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो इसी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके तुरंत बताना, अदरवाइज जो है आपको, आपके लिए मैं जो है वैसे भी रखूंगा क्वेरी सेशन और सारी बात करूंगा। अब एक और क्लासिफिकेशन क्या बताया था मैंने, ओनरशिप के ऊपर। ओनरशिप के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या दिया था एग्जांपल, पब्लिक, प्राइवेट और वर्चुअल, ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी यूज़ कर ले। प्राइवेट का मतलब कि जिसको जिसको आपने सिक्योरिटी कह रखी है कि भाई ये देखेगा, वो यूज़ करे। और VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि भाई इन पब्लिक जो है आपका, पब्लिक का प्रोफाइल में ऑप्शन था पब्लिक का, इसी पब्लिक को आप प्राइवेटली यूज़ कर रहे हो, प्राइवेटली अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, इसी को कहते हैं आप वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। अब प्राइवेट नेटवर्क ना, इसमें थोड़ा सा लोचा है। प्राइवेट नेटवर्क में 2 तरह के होते हैं, एक एक्स्ट्रा नेट होता है और एक होता है इंटरनेट। इसके बारे में आप खुद पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मुझे। इस पार्ट में बात करने वाले हैं हम नेटवर्क कंप्यूटिंग के बारे में, और जो है इसको, जैसा कि मेरा सबसे पहले सिंपल सा मतलब होता है कि भाई सबसे पहले आपको बताओ कि ये चीज़ है क्या, फिर आपको उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, तो नेटवर्क आपको मैंने क्या बताया था भाई कि जो है ये होता है 2 लोगों के बीच में जो हम जुड़ाव करते हैं, लगाव करते हैं, उसी को कहते हैं नेटवर्क। अब जो है एग्जाम्पल हो आप कि जो है आप एक दूसरे से बना रहे हो फेसबुक के थ्रू, और चलो पूरा मैं ना आपको ऐसा सिखाऊंगा, आपकी ज़िंदगी भर आप यूज़ करते आ रहे हो, बस आपको टर्म्स नहीं पता है, और मैं आपको वही टर्म्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक पे आ रहे हो आप किसी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हो, ये है भाई बंदा, आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हो। 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये बंदा म्यूचुअल फ्रेंड होगा, या तो नो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे इसके साथ, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड हुए तो कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। मतलब कि आप बहुत सारे लोग एक, मतलब कि क्या हो गया म्यूचुअल फ्रेंड के साथ, क्या हो गया कि जब कंप्यूटिंग होगी आप बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ रहे हो, एक तरह से डिफरेंट लोग एक साथ जुड़ रहे हो, ठीक है। ये हो गई आपकी सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। और नो फ्रेंड हुआ, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, एक बंदा अलग अलग है, मतलब कोई फ्रेंड ही नहीं है भाई, इसका कोई फ्रेंड नहीं था, और अब जो है हो सकता है फ्रेंड बन जाए, मतलब वो अगर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट तो फ्रेंड बनोगे, अदरवाइज नहीं। म्यूचुअल फ्रेंड है तो जो है फ्रेंड बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको समझा दिया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग क्या होती है। अब चलो आपको बताते हैं कंप्यूटर की भाषा में कि सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग क्या होती है। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, तो जो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक सेंटर पे कुछ होता है, कुछ अभी आपको कुछ बताते हैं। सेंटर, इसके चारों तरफ सारे लोग जुड़े होते हैं, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। मतलब अब कंप्यूटर की भाषा में देखें तो क्या होता है कि भाई
एक लोकेशन होती है सेंट्रल लोकेशन, टर्मिनल और सारी चीज़ें, उसी के अराउंड सारी चीज़ें जुड़े होते हैं, ये ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं उनको, और जो ये सारी चीज़ जुड़े होते हैं उनको कहते हैं नोड्स। अब जो है ना सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में जुड़ने का बहुत सारा तरीका है इसका अपना। अब इसी चीज़ को कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। आप कैसे कैसे जुड़ सकते हो आप इसको, जो है या तो एक बीच में हो और फिर उससे सब लोग एक रिंग के फॉर्म में जुड़ो, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में अगर जुड़ रहे हो तो उसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। फिर एक होती है स्टार टोपोलॉजी। उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम चीज़ ही होती है, बस ये लोग अलग अलग जुड़ रहे होते हैं, मतलब इनके और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनके इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। इसमें क्या था कि जो ये दो नोड थे, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या था, कनेक्शन था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या है, ये था रिंग, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसी को बीच से काट दिया और इसको काटने के बाद ऐसे फैला दिया, सेम चीज़ हो गई बस टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश से क्या मतलब है कि खिचड़ी पकी हुई है। खिचड़ी कैसे पकी हुई है कि भाई ये सारे जो ये नोड हैं, ये इनके बीच में पता नहीं ऐसे 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 बहुत सारा कनेक्शन है, ये होता है मैश टोपोलॉजी। अब इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ लेना। तो अपना खत्म हो गया फिर से क्या, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। वीडियो में हम आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम पे आप लोगों के साथ करने वाले हैं आईटी चैप्टर 3 का रिवीजन। बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सर, आप क्वेरी कैसे शेयर कर सकते हो हमारे साथ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पे जाओ सर और सर्च करो @SBS क्वेरी, और आप लोगों को मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ सर, टेलीग्राम ग्रुप का आप जाओ। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम चैनल अलग है, टेलीग्राम ग्रुप अलग है। चैनल के लिए @SBS रीडिफाइनेशन। कहीं भी हमसे कनेक्ट करना हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पे हम अवेलेबल हैं @SBS रीडिफाइनेशन, ठीक है सर। तो आप जाओ वहाँ पे जुड़ सकते हो हमारे साथ। और आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं, तो वहाँ पे क्वेरी शेयर कर सकते हो। हमारा ज्ञान धारा एक प्रोडक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और पिछली बार भी लगभग 60 से 80% पेपर आया था उसी में से। तो सर इस बार भी आपके लिए अवेलेबल है, आप परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। प्राइस डिस्क्रिप्शन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। और हमारे पास बेड़ा पार अवेलेबल है, आईटी और एसएम के शॉर्ट नोट्स, और हमारे पास अवेलेबल है सर उसी में ही बेड़ा पार में ही आपके आईटी एसएम के निमोनिक, हैंड रिटन नोट, सब कुछ अवेलेबल है। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोगों को कि क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द रिवीजन। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या मैंने लास्ट पार्ट में करा दिया, ताकि आप लोगों को आसानी हो करने में, और आपको अगर देखना हो तो देख सकते हो। मैंने बता दिया नेटवर्क क्या है, नेटवर्क मॉडल क्या है, क्लाइंट सर्वर के बारे में मैंने बात करी, प्राइवेट पब्लिक वर्चुअल नेटवर्क के बारे में बात करी, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के बारे में भी बात करी है मैंने, और टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर के बारे में बात करी है, लाइक फैट क्लाइंट, थिन क्लाइंट, हाइब्रिड क्लाइंट, इन सब के बारे में बताया है सर। मैं केवल प्रैक्टिकल एग्जांपल यूज़ करता हूँ, एकदम जो आपके रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। नेटवर्क कंप्यूटिंग सेंट्रलाइज बता दी, डिसेंट्रलाइज बता दी। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ज़रा जल्दी से शुरू करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यार बहुत ही मोटा मोटा टॉपिक जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक मैं नहीं इसमें कवर करूँगा। लाइक ई कॉमर्स बहुत ईजी टॉपिक है और वो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। तो ज़रा इस वीडियो को देना लाइक, और आप देखते हैं सर लाइक अभी तक कोई भी नहीं आया, लोग देख रहे हैं, तो ज़रा फटाफट लाइक कर दो। और मैं शुरू करता हूँ सर, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। इसके बाद का टॉपिक हमारे पास ये है। इसमें दो तरह का ट्रांसमिशन है सर, पैरेलल है और सीरियल है। मैंने पूरे वीडियो भर में बात करी है आप लोगों से व्हाट्सएप के बारे में। मैं इसलिए व्हाट्सएप का एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सर आप लोग ना सबसे ज़्यादा ये तो पक्का ही यूज़ कर रहे होगे आप डेली लाइफ में, व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे चैटिंग, ये तो आप कर ही रहे होगे। तो पैरेलल क्या हुआ सर, अगर आपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी या आपने कॉल करी वॉइस कॉल, तो दोनों तरफ से अगर इनपुट आ रहा है, अगर दोनों तरफ से इनपुट आ रहा है तो वो हो गया पैरेलल। या आपने फ़ोन कॉल, नॉर्मल फ़ोन कॉल भी करी, दोनों तरफ से उसमें इनपुट आता है, तो वो हो गया सर पैरेलल। सीरियल दो तरह का, सीरियल का मतलब क्या हो गया सर, 1 by 1 इनपुट जा रहा है, 1 by 1 इनपुट।
जैसे आप देख रहे हो ना, मैं लिख रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने, एक एक लेटर करके इनपुट हो रहा है, वो भी एक तरह से सीरियल है। या आप एग्जांपल देख सकते हो सर, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो, ये देखो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वो भी आपका सीरियल है। या आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप माउस यूज़ कर रहे होते हो तो वो भी आपका एक तरह से सीरियल है। या आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप टाइपिंग करके मैसेज भेज रहे होते हो, एक उसका तो आ रहा होता है और एक आपका आ रहा होता है, तो वो भी आपका हो गया सीरियल। अब एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस आता है सर सीरियल में। वो दो सीरियल दो तरह का होता है, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सर आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप फोटो सेंड करते हो व्हाट्सएप पे, तो आपने जिस सीरियल में सेंड करी है उस सीक्वेंस में कभी भी फोटो नहीं जाती। अगर आपने 10 फोटो शेयर करी हैं जिस सीक्वेंस में, कभी भी उसके पास उस सीक्वेंस में फोटोज नहीं जाती। वो परफेक्ट एग्जांपल है एसिंक्रोनियस का, क्योंकि सर इसमें ना डेटा आपका कवर्ड नहीं होता है, यहाँ पे स्टार्ट और एंड बिट नहीं होती है, इसमें लास्ट में होता है सारा सब कुछ। मतलब एक ये डेटा है, एक फ़ोटो आपने 10 फोटो डाल दी, यहाँ पे एंड बिट स्टार्ट बिट और यहाँ पे एंड बिट होती है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हो, एक मैसेज डाला, एक मैसेज डाला, एक मैसेज डाला, यहाँ पे सर स्टार्ट बिट, यहाँ पे एंड बिट, यहाँ पे स्टार्ट बिट, यहाँ पे एंड बिट, तो आप देख रहे होगे कि बहुत टाइम पे एकदम पैरेलल आपके पास जा रहा होता है, आपका सीरियल टाइप से जा रहा होता है मैसेज, आपका सेम मैसेज आ रहा होता है। बट फोटो में ऐसा नहीं होता। परफेक्ट एग्जांपल है सर आपका सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का। ट्रांसमिशन मोड सर, अब आप लोगों को बता दूं सर, 2-3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या हुआ सर, केवल एक तरफ से मैसेज आ रहा है। हाफ डुप्लेक्स क्या हुआ, पहले एक बंदा बोल रहा है फिर दूसरा बंदा बोल रहा है। फुल डुप्लेक्स क्या हुआ, 1-on-1 कन्वर्सेशन चल रही है। अब मैं एग्जांपल देता हूं सर। सिंप्लेक्स क्या हुआ, अगर आप देखो तो टीवी रेडियो के थ्रू आप लोग कुछ सुन रहे होते हो, वो हो गया सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या हुआ, अगर आपने वॉकी टॉकी यूज करी हो तो वो हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। एक टाइम पे एक बंदा हेलो चार्ली, हेलो अल्फा बोल रहा है और फिर मैसेज जा रहा है, ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। फिर फुल डुप्लेक्स क्या हुआ सर, आप अगर फोन पे बात कर रहे हो, या अगर आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो जहां पे दोनों कन्वर्सेशन, दोनों तरफ से इनपुट एक टाइम पे ही आ रहे हो, वो हो गया आपका फुल डुप्लेक्स। ठीक है सर, आगे बढ़ने की इजाज़त दीजिए मुझे। अब बात करते हैं सर ट्रांसमिशन टेक्निक की। अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट आपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी सुनी होगी। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, इसमें क्या करते हो, आपके पास जो कॉन्टेक्ट सेव होता है, आप एक साथ लिस्ट बना लेते हो और आप लोग उसको शेयर कर देते हो, और उसका क्या होता है कि एक साथ इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाती है। मतलब सेंडर एक है, रिसीवर बहुत सारे हैं, वो हो गया आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं सर कि क्या होता है आपका स्विच्ड नेटवर्क। सर स्विच्ड नेटवर्क कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है सर। स्विच नेटवर्क आपने जो क्लाइंट सर्वर पढ़ा था ना, ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है स्विच नेटवर्क का, जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन जुड़े होते हैं, जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आपस में काम कर रहे होते हैं। तो अब स्विच नेटवर्क की भी 3 टाइप है सर, सर्किट, पैकेट और मैसेजिंग। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट मैसेज की। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है सर, आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, ये आपका सर्किट स्विचिंग है। आपने फ़ोन उठाया, डायल किया, बातें करी, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। सेम काम आप सर्किट स्विचिंग में भी करते हो। आप क्या करते हो सर, इस्टेब्लिश करते हो सर्किट इस्टेब्लिश करते हो, डेटा ट्रांसफ़र करते हो और फिर डिस्कनेक्ट कर देते हो। परफेक्ट एग्जांपल है सर आपका एरिया। फिर पैकेट स्विचिंग के लिए आप दिन भर यूज़ कर रहे होते हो यार। पैकेट स्विचिंग क्या होता है सर, आपका जो मोबाइल डेटा है वो परफेक्ट एग्जांपल है, मोबाइल डेटा परफेक्ट एग्जांपल है पैकेट स्विचिंग का। इसमें क्या होता है कि आप जो मैसेज भेजते हो छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाता है नेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, और दूसरी जगह पहुंच जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब आप कई बार देख रहे होगे जब आप वेबसाइट चला रहे हो तो आप क्या देखते होगे कि कई फ़ोटोज़ तो आई नहीं यार, फिर आप रिफ्रेश करते हो, होता है ना सर, होता है कि नहीं आपके साथ कई बार? ज़रा जल्दी चैट बॉक्स में बताओ यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो। सबसे पहले तो इस वीडियो को दो लाइक यार।
ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए ना, इतना जुड़े हुए हो, सुबह सुबह आप लोगों को एनर्जी पूरी चार्ज है, ज़रा जल्दी जल्दी दो। अरे भाई नहीं, बंद नहीं होने का, तो ज़रा जल्दी 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 लाइक दो और ज़रा जल्दी जल्दी बताओ कि ऐसा होता है या नहीं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट ओपन करी बट आप लोगों के पास पिक्चर पूरी नहीं आ रही है, होता है ना सर। तो वो क्या होता है कि जो टुकड़े टुकड़े मैसेज भेजे हैं ये चला गया, ये भाई साहब पूरा डेटा लोड नहीं कर पाए, इस वजह से मैसेज लॉस हो जाता है। फिर बात करते हैं मैसेज स्विचिंग के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सा है सर, दिन भर यूज़ करते हो और आपको पता है क्या करते हो सर। आप लोग सेंडर मैसेज भेज देता है रिसीवर को, सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंच गया, जो भी आपने भैया अपना प्यार और जो है सब सारी चीज़ें दी थी सारी सबके पास पहुंच गई, बस ख़त्म हो गया आपका मैसेज स्विचिंग। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया सर मैसेज स्विचिंग क्या होती है। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से OSI प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, और बहुत जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है, और मैं उसको उतना ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप बस ज़रा ध्यान से सुनना, मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना यार, वीडियो स्किप मत करना। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, वीडियो को आप बढ़ा के मत बोलना, स्पीड बढ़ा के मत बोलना। आप सुनो कि क्या होता है यार, ये OSI लेयर क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश होता है सर। दो बंदे होते हैं, दो कंप्यूटर हैं, यहाँ से यहाँ तक एक किसी चीज़ से कनेक्टेड है, साथ में हो गया आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, अभी अभी आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो एकदम बिल्कुल अभी अभी, ये भी आपका नेटवर्क ही है। अब चलो मैं इस लाइव स्ट्रीम का इस बार एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो कि क्या होता है, या छोड़ो, मैं एग्जाम्पल अभी तक चला रहा था व्हाट्सएप का, तो अभी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का ही यूज़ करता हूँ। आपके पास मोबाइल है और इस बंदे के पास भी मोबाइल है जिसको आप व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है। आपने नेट ऑन किया, भाई ने नेट ऑन कर दिया और इन भाई ने भी नेट ऑन कर दिया, इन्होंने मैसेज शुरू कर दिया, इन्होंने भी मैसेज शुरू कर दिया। इन्होंने भेजा हाय टंग टंग टंग, और ये भाई के पास पहुंच गया बीप बीप हाय, पहुंच गया हाय, पहुंच गया इनके पास। सर आप जितना समझ रहे हो वो इतना आसान नहीं है जिस तरह से आपने हाय भेजा और भाई के पास पहुंच गया है। भाई या बहन जो भी हो, मतलब भैया दीदी जिनके पास भी पहुंचा है, अब देखो कि क्या हुआ है। जो आप लोग, जो आपके और आपकी दीदी के पास, मतलब ठीक है समझ जाओ, आपके और आपकी दीदी के पास मोबाइल है सर, वो है आपकी फिजिकल लेयर। वो क्या है सर, आपकी फिजिकल लेयर है, वो आपका फिजिकल लेयर है। फिर आपने नेट ऑन किया और इन्होंने भी नेट ऑन किया, इन दोनों को नेट को कनेक्ट किया, ये है आपकी डेटा लिंक लेयर। देखो ना सर कितना आसान है, लोग कितना मुश्किल से बताते हैं। अगर आपको समझ में आ नहीं रहा है सर आपके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं समझ में आता है या नहीं आता है, आपको पता नहीं पता है या नहीं पता है, आपके CA इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, आपको IT पढ़ाते हैं चाहे आपको इसका पढ़ाते हैं, वो या तो दिशा क्वालिफाइड होते हैं या CA होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन IT के मामले में सर इन सबसे ऊपर है, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट हूँ यार। तो बात मानना भाई की, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, और मैं आपको इसी वजह से सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने डेटा लिंक किया सर, इन्होंने जैसे डेटा लिंक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ता है सर, कि ये नहीं कि आपका मैसेज कहीं और पहुँच जाए क्रॉस कनेक्शन की वजह से। जैसे क्रॉस कनेक्शन होता है ना, कॉल कहीं और लग जाती है, तो वैसे ही नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है। फिर नेटवर्क आपका हाय जो भेजा है आपने, हाय, ये ऐसे ऐसे चल के जा रहा होता है इनके पास, उसी वायर के ऊपर, उसी नेटवर्क के ऊपर। तो जो एक नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, आपने नेट ऑन किया था, इन्होंने भी नेट ऑन किया था, डेटा लिंक हो गया, नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब ये नेटवर्क तब तक रहेगा जब तक आप अपना नेटवर्क ऑफ नहीं कर देते हो, अपना डेटा ऑफ नहीं कर देते हो, या अपना ये ऑफ नहीं कर देते हैं। ये होती है सेशन लेयर। अच्छा इतना आसान है क्या? अरे भाई बहुत आसान है, IT को आपने हवा बना रखा है। अब सुनो, आपने हाय भेजा, अभी बस ये मोबाइल पे इनके पहुंचने वाला है, बस यहाँ पे
अरे अपीयर भी हो गया हाई। ये जो हाई अपीयर हुआ है ना भाई, इस हाई को अपीयर करने के पहले ही आपकी 5 लेयर कंप्लीट हो चुकी थी। छठी लेयर ये हो रही है हाई। ये है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर की आउटपुट के ऊपर, सॉरी, आपका इनपुट आउटपुट एज अ प्रेजेंट हो रहा है। बिल्कुल एकदम मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। फिर एप्लीकेशन लेयर क्या होती है सर? जो आपका इंटरफेस डिज़ाइन किया हुआ है मोबाइल का, उसके बेसिस पे प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपने कभी ये देखा होगा कि आपने अपना फ़ॉन्ट का टाइप चेंज किया है अपने मोबाइल में जाके, तो उस फॉन्ट को मतलब उस बंदे ने तो किसी और फॉन्ट में भेजा है टेक्स्ट, लेकिन आपके पास प्रेजेंट हो रहा है किसी और फॉन्ट में। तो वो एप्लीकेशन लेयर है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। सर इतना डीप में कोई भी आपको पूरे इंडिया में नहीं बताएगा कि ये किस तरह से होता है। बहुत ही टेक्निकल बंदा ही बता सकता है, मैं बहुत ही टेक्निकल नहीं मान रहा हूँ आपको, लेकिन ये ऐसा ही होता है यार कि उसने तो, अब आप सिंपल से सोचो ना, उसने सपोज फॉन्ट में भेजा टाइम्स रोमन, ठीक है, हाई भेजा, लेकिन आप यूज़ कर रहे थे एरियल फॉन्ट। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके पास एरियल फॉन्ट में क्यों प्रेजेंट हो रहा है? सर वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, वो आपका ओएस का पार्ट है जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये ख़त्म हो गई सर। मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अब बहुत ही लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप एक छोटा सा टॉपिक बचेगा वो पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ ये मुझे लगता है कि यहाँ तक इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था समझाने वाला। तो मैं अब बात करता हूँ, अगर आप इजाज़त दो, तो थ्रेट ऑफ वल्नरेबिलिटी की। ये वीडियो मुझे लगता है अगर यूट्यूब ने पंगा नहीं किया तो अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए। हो, चलो थ्रेट ऑफ वल्नरेबिलिटी आपको बताते हैं। सर आप थ्रेट जान से मारने की धमकी नेटवर्क को क्यों दोगे यार? कभी सोचा आपने कि क्या थ्रेट हो सकती है एक नेटवर्क के लिए? आप बात करते हो सर हैकिंग की, एक तरह से थ्रेट है। आप बात करते हो नेटवर्क को तोड़ने की, थ्रेट है सर। तो थ्रेट और वल्नरेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। वल्नरेबिलिटी आपकी फिजिकल तरीके से आपके सिस्टम को खराब करना होता है। फिजिकल तरीके से एक सामने वाला बंदा आएगा और कुछ लगा के कुछ खराब करके चला जाएगा। वल्नरेबिलिटी क्या होता है सर? आपने कभी अगर एंड्रॉयड यूज करते हो आपने कभी देखा है अगर इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज आ रहा होता है, फिर आप जबरदस्ती का ओके कर देते हो उसे, तो आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कुछ ऐसी इंस्टॉल कर ली जिससे कि सिस्टम को खतरा हो सकता है, ठीक है, जिससे कि सिस्टम को खतरा हो सकता है। ये होती है वल्नरेबिलिटी। अच्छा सर समझ में तो नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, ऐसा हुआ ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझ में आया। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा को मैं ज़रा ढंग से समझाता हूँ कि सबसे पहले अच्छा थ्रेट को समझो भाई। थ्रेट क्या होता है कि अरे भाई बंद नहीं होना है, बंद नहीं होना है, सिस्टम को चलते रहने दो। थ्रेट क्या होता है? फिजिकल डैमेज कुछ हो, आपके पॉसिबल डेंजर, आपका नेटवर्क पूरी तरह से ख़राब हो जाए, ठीक है। और जो आपकी वल्नरेबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपका सिस्टम बहुत वीक है और उसके अंदर कोई घुस गया सॉफ्टवेयर के तरीके से और ख़राब कर दिया। जो मैंने एग्जांपल दिया एंड्रॉयड वाला ना, वो वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है सर। अब थ्रेट 4 तरह की इन्होंने डिफाइन कर दी है, बट मुझे लगता है कि सर 2 ही तरह की होती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, भाई ने एक्सप्लेन किया हुआ है, आईसीआई से पंगा तो ले नहीं सकते। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट, इन इसका मतलब है सर, आपने कभी देखा, आप बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि भाई जो है लॉक ही नहीं लगाते हैं अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में, किसी में भी वो लॉक नहीं लगाते हैं, और इसी वजह से कोई भी आपका फ़ोन एक्सेस कर सकता है। ये हो गई अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेड। मतलब बहुत ही अनएक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हो, लेकिन ये तो नहीं हुई यार अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेड। सुनना सर, अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेड क्या होती है, थोड़ा सा यार बताना पड़ता है ना, माहौल बनाना पड़ता है। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेड क्या हुई? आप जब नया नया हैकिंग सुनते हो, ठीक है, आपने जब बचपन में सुना होगा ब्रेकअप हुआ आपका, तो आप सोचते हो कि ना अपने एक्स पे नज़र रखते हैं, तो बहुत सारा सर्च किया होगा कि एफबी हैकिंग टूल, इंस्टा हैकिंग टूल, या हाउ टू हैक इंस्टा, हाउ टू हैक फेसबुक, सुन सर्च किया था ना सर आप लोग, आपने
या कुछ भी ऐसा। आपको हैकिंग आती थी? पहले से नहीं आती थी। तो मतलब वो लोग कुछ ऐसा छोटा मोटा टूल यूज़ करके हैकिंग कर रहे हो, जिनको हैकिंग का पता ही नहीं है, जिनको हैकिंग का पता नहीं है वो हैकिंग कर रहे हो। स्ट्रक्चर थ्रेट भैया कतई हैकर, मतलब अगर आप नाम अपना बोल दो तो आपकी ईमेल आईडी हैक करके दे दें, ऐसे वाले हैकर। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड थ्रेट वही होती है, बहुत ही मतलब उनका काम ही हैकिंग का है, वो हैकिंग करें। फिर एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब सर आपके आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करता था, आपने उसको लात मारी, बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके पास एक्सेस अब नहीं है, पहले था, इस वजह से हैकिंग कर ली उसने। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया क्या? अच्छा, चलो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सर कोई ऐसा बंदा बाहर से आके आपके पास सिस्टम में घुस जाता है जिसके पास एक्सेस नहीं है अभी, बट पहले था। ठीक है। इंटरनल थ्रेट क्या हो गई सर? आपके आपके घर में पहले से ही विभीषण बैठा हुआ है सर, और आपको कच्चा चबा जाएगा, निकल के चला जाएगा आपको लेके। 19 मिनट हो गए हैं स्ट्रीम को चलाते हुए सर, मेहनत पूरी कर रहा हूँ, लाइक पूरे चाहिए इस वीडियो पे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ छोड़ के पूरे लाइक चाहिए। जरा सब्सक्राइब भी कर देना जो जिन नालायकों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऐसे रिवीजन वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब जो इंटरनल वाले बंदे हैं वो घर के भेदी लंका ढाबे टाइप निकले। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की, जिसके बारे में दिया गया है कि सर कि किस किस वजह से वल्नरेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो यार सॉफ्टवेयर बग। आपने जो अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है सर, वो आपका सॉफ्टवेयर बग की तरह से काम कर सकती है। ओके ठीक है, आपने फ़ोन लॉक का बटन दबाया और फ़ोन लॉक हो गया। ठीक है, लेकिन क्या तुरंत लॉक होता है? कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिले होता है ना, इस डिले में ही आपका फ़ोन सटाक से हैक हो सकता है। यह है टाइमिंग विंडो। मतलब वो तब होती है, मतलब टाइमिंग विंडो मतलब कि फ़ोन लॉक होने से पहले तक आपका कोई भी बंदा कुछ भी फाइल डाल के और आपका सब कुछ सटाक से निकाल ले। फिर होती है इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब भैया जो लोग अपना फेसबुक का पासवर्ड सेट करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा सर इसका एफबी से क्या रिलेशन? अरे यार फेसबुक का नाम लेना पड़ता है भाई, आप लोगों का ना इंटरेस्ट नहीं जगता है आईटी में, आप लोग बहुत ही अलग टाइप के बंदे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। अच्छा सर, तो थोड़ा सा सेक्सी सा एग्जांपल दो ना, बढ़िया सा एकदम मज़ेदार। इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, सर आपने बैंक में आपने डेबिट कार्ड अप्लाई किया है? बिल्कुल किया है, बहुत सारे लोगों के पास होगा। उसमें पिन आती है सर, और आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है कि भैया कृपया भाइयों और दीदियों इस पिन को चेंज कर लेना। जो वहाँ से आ रही होती है वो सिस्टम जनरेटेड डिफ़ॉल्ट होती है, और उसका लीक होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग कह रहे होते हैं कि भैया इसे चेंज कर लेना। बहुत ही बढ़िया। अब आता है ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ सर, आपने इंडिया हमारा डिजिटल इंडिया हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ेदार बातें चल रही हैं। आप रेल पे जाओ, आपको वाईफाई फ्री मिलता है, आप जाओ कनेक्ट कर लो। सर भैया ऐसा गलती से भी मत करना, आपका सिस्टम हैक होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन वो एक्चुअल में पब्लिक नेटवर्क है जिसपे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, तो वो अनट्रस्टवर्दी कुछ भी आपका डाल के हैक कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में आते हैं, लास्ट टॉपिक है सर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। और आपसे चाहिए जानने से पहले बहुत ही सारा प्यार, जरा जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और बहुत ही बढ़िया से अगर आपको ज्ञान धारा या बेड़ा पार के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लेवल ऑफ सिक्योरिटी की। भाई सबसे पहले जो मैं हर बार बातें करता हूं वो ये करता हूं कि अगर आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो तो एक चीज़ की आदत डाल लो, किस में क्या क्यों कैसे और किस तरह से। और अगर मैं आपको बात बताऊं सर, पिछली वीडियो थी 24 मिनट की, ये वीडियो है लगभग उतने ही मिनट की, मतलब लगभग 1 घंटे में मैंने आपको चैप्टर 3 आपका सबसे सिरदर्द चैप्टर आपका खत्म करने वाला हूं। बस 3 मिनट की और 3-4 मिनट की और बात है सर,
सुन लो बातें और जो चीजें मैंने ध्यान से सुनाई हैं समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। लेवल ऑफ सिक्योरिटी, लास्ट टॉपिक हमारा। सर सिक्योरिटी लगाना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस में लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्या खतरा है और कितना खतरा है। 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन मतलब रट लेना और इनको अंग्रेजी में बस ट्रांसफर कर देना, आपका काम हो गया। किस में लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्या खतरा है और कितना खतरा है। तो सर सबसे पहले आप प्लान करोगे। प्लान ये करोगे कि सर स्कोप क्या है इसका, क्या चीज, क्या टास्क चाहिए, किसको कौन कंप्लीट करेगा, कैसे कंप्लीट करेगा, कौन सी टीम बनाएंगे, कौन सी टीम नहीं बनाएंगे। 8 स्टेप है सर। पहला स्टेप है प्लानिंग आपका। फिर दूसरा स्टेप है आपका कि किस में लगाना है ये बताओ। अब सर सब जरूरी तो नहीं है कि सबको आप सिक्योर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपके पास रखा हुआ है प्लास्टिक, लोहा, सोना और डायमंड, किसको किसको करोगे। सोना और डायमंड को यार ऑब्वियस सी बात है, बाकियों को थोड़ी ना करोगे। अब उसको वैल्यू करो, एसेट्स को वैल्यू करो कि अब जिसको आप सिक्योर करने वाले हो उसका कुछ वैल्यू भी है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर सिक्योर करने में आपने पैसा 1000 रुपये लगा दिया और उसकी वैल्यूज केवल 100 रुपये, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि कितने रुपए की है एसेट्स, क्या खतरा है, बाहर से है या अंदर से है। अभी थ्रेट वाली बात बताई ना, कितने तरीके की थ्रेट होती हैं, कौन सी तरीके की थ्रेट है, उस बेसिस पे हमें लगाना है कंट्रोल्स। अब कितना खतरा है, कैसे मतलब आप ऐसा तो नहीं आप सर अब अगर कितना खतरा है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं खतरा है ही नहीं और आपने लगा दिया हो, उसको भी कितना चांसेस हैं अगर करने की। अब अगर आप जापान में रह रहे हो तो अपना घर इंश्योर कराओगे ही कराओगे, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आइडेंटिफाई करो सर कि कितनी प्रोबेबिलिटी है थ्रेट की। फिर उसके बाद अपने कंट्रोल्स लगाओ। कंट्रोल लगाओ कि आपने देखो सर, आपने पहले देख लिया कि क्या कंट्रोल्स लगे हुए थे, कंट्रोल क्या लगे हुए थे, उस कितने रिलायबल थे, ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर देखो थ्रेट क्या सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। थ्रेट सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं, अगर हुई तो कितना लॉस होगा। मतलब समझ रहे हो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आया होगा। आप कंट्रोल लगाने जा रहे हो बट आपको पता है कि हो सकता है कि पुराने कंट्रोल जो थे वही सारा सब कुछ काम कर दें, इसलिए पहले आइडेंटिफाई देखो कि पुराने कंट्रोल सही हैं या नहीं। फिर क्या चांसेस हैं आपका प्रोबेबिलिटी सक्सेस हो जाए, जो आपने ऊपर अभी स्टेप किया था ना कि क्या प्रोबेबिलिटी अकर होने की, अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, उसी से निकल जाएगी सर। फिर उसके बाद कि उससे लॉस कितना होगा। फिर आपने लगा दिया तो एडजस्ट करते रहो उसको कि ताकि मतलब चेंज करते रहो, और फिर उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजमेंट को भेज दो। तो सर यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 3। अगर आपको चाहिए ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस, अगर आपको चाहिए ऐसी बहुत सारी रिवीजन वीडियोस ग्रुप 2 वालों, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करो। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हुआ हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और ज़्यादा आपसे लास्ट बात ये कि पढ़ने के लिए नहीं सीखने के लिए पढ़ो, और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 9044565066। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई आप लोगों से मैंने कहा था कि जो है मैं आपके साथ आऊँगा लाइव और आपको रिवाइज कराऊँगा। चैप्टर 4 मैंने जो है डाला जो है ग्रुप पे की, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी काफ़ी टाइम से चैप्टर 4 के रिगार्डिंग। एज जो है मैंने चैप्टर 3 का ऑलरेडी डाल रखा है 2-3 वीडियो, और जो है चैप्टर्स जो है मैंने जो है चैप्टर मैंने क्या क्या डाल रखा है पहले ये देख लो। चैप्टर नंबर 3 के आईटी की मैं पहले बात कर दूँ, चैप्टर नंबर 3 के मैंने डाल रखा है जो है 3 वीडियोस डाल रखे हैं, जिसमें से आपको काफ़ी आइडिया पड़ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 का मैंने रिवीजन वीडियोस डाल रखा है। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटाबेस मैनेजमेंट का और ओएस का।
ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आप लोगों को। और जो है दिक्कत ये आती है कि जो है जब आप लोग ये पढ़ रहे होते हो तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। अब जब सिमिलर होते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई ये याद कैसे करें, लिखें कैसे, और बाकी यही सारी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो है भाई मैं दो चीज़, पहली चीज़ ये कि जो है मैं आप लोगों को रट्टाफिकेशन पे ध्यान दूं या जो है मैं जैसे पढ़ाता हूं मैं वैसे ही पढ़ाऊं आप लोगों को। रट्टाफिकेशन या जो है जो आप लोगों को मैं नॉर्मल बताता हूं एकदम बेसिक से सारी चीज़ें, और जो है आपको कोशिश करता हूं बेसिक जानने के बाद आप रटो तो अच्छी बात है। मतलब जो है पहले पक्का कर लो कि आपको आता है, उसके बाद यार रटने में जो है मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, लेकिन पहले आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो रटने की फिर ज़रूरत पड़ती भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, पहले जो है जल्दी जल्दी ज़रा मुझे कमेंट में जो है बता दो। तो चैप्टर नंबर 4 में जो है मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपको जो है चैप्टर नंबर 4 में जो है प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी अगर आपकी जो है आप लोगों ने एक चीज़ समझ ली। पहले तो ये मैंने खोला हुआ है आपका स्टडी मटेरियल। आपका जो है मैं स्टडी मटेरियल इस वजह से खोला है, मैं भाई कोई भी नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि जो है सब सारा रामबाण है आपका जो है केवल और केवल आपका स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल। पूरे सीए इंडस्ट्री में जितने भी टीचर हैं सब इसी को फॉलो करते हैं, इसी से अपने नोट्स बनाते हैं, इसी से जो है अपना बनाते हैं। सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैनुअल से लगभग उठाते हैं, स्टडी मटेरियल से उठाते हैं। गौतम भाई अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है पढ़ाना, मैं टीचर बन भी नहीं रहा, मैं केवल गाइड हूँ और वो वही बन रहा हूँ। देखो ये मैंने करा दिया है आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये करा दिया है मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट करा दिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये सेम ही चीज़ है। फिर मैं आप लोगों को अब कराने वाला हूँ क्या चीज़, यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं जो है शुरू करने से पहले आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दो। ये जो आपकी चीज़ है वो क्या है कि पहले तो आप समझो कि लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजिक लेवल्स, मतलब आपका बिजनेस में लेवल्स क्या होते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें कि भाई आप MIS क्यों बनाते हो, MIS क्या होता है, और बाकी की सारी चीज़ें भी आपको उसी समय समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले लेकिन इसको लेवल को समझना पड़ेगा। इस लेवल को आओ चलो समझते हैं। कितने लेवल आपने पढ़े हैं अपने जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में? 3 लेवल पढ़े हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है 3 मैनेजमेंट पढ़े हैं आपने ना, 3 लेवल। पहला टॉप लेवल, दूसरा आपने पढ़ा है मिडिल लेवल, तीसरा पढ़ा है आपने बॉटम लेवल। यही तीनों जो है आपका जो है जब बिजनेस में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब आपका बिजनेस में जो है डिसीजन लेते हैं, उनको जो चाहिए होता है डिसीजन लेने के लिए वो क्या चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन। हर लेवल पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वही होता है आपका EIS, MIS, TPS वगैरह, ये सारी चीज़ें वही होती हैं। और वही ये चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले होता है ऑपरेशनल लेवल, या इसी को आप क्या कहते हो, फंक्शनल लेवल। इसी को आप कहते हो फंक्शनल लेवल, ये होता है। अब यहाँ पे आता है मैनेजमेंट लेवल, जो जिसको कि आप मैनेजमेंट लेवल जो कि आप कहते हो अपना मिडिल लेवल, और ये आ जाता है टॉप लेवल। टॉप लेवल का क्या काम होता है, ध्यान से सुनना भी ये चीज़ें। टॉप लेवल का क्या काम होता है भाई, टॉप लेवल क्या करेगा आपका टॉप लेवल को लेनी होती है डिसीजंस। ठीक है, इनको लेनी होती है डिसीजन। ये जो है काम करते हैं आपका बॉटम लेवल को और टॉप लेवल को जोड़ने का, और सारा की सारा काम करना होता है इन लोगों को। ठीक है, बीच में एक यहाँ पे डाल दिया है नॉलेज लेवल मैनेजमेंट, जो आपका क्या करता है नॉलेज लेवल मैनेजमेंट, कि जो है भाई
जो आपके पर्सन है नॉलेजेबल पर्सन है, जिनको आपने स्वेट इक्विटी शेयर, जब आप पढ़ रहे होगे, मैं सारी चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जब आपने स्वेट इक्विटी पढ़ा होगा तो आप देखते होगे कि स्वेट इक्विटी हम उन लोग बंदों को देते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, मतलब जिनके कंपनी को छोड़ के जाने पे दिक्कत हो सकती है, तो वो ये लोग होते हैं। अब और समझते हैं कि जो है भाई आगे ये क्या है। मैंने आपको बता दिया लेवल्स क्या होते हैं। अब उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ टीपीएस क्या होता है। टीपीएस क्या होता है भाई, जो आपने क्या समझा अभी, बॉटम लेवल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटम लेवल से। बॉटम लेवल में क्या होता है, आपका बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, यही होता है आपका फंक्शनल लेवल। और सारा सब कुछ ऑपरेट इन्हीं को करना है। मतलब आपकी पूरी स्ट्रेटजी अगर ढंग से चल सकती है तो डिपेंड करती है इनके ऊपर। तो टीपीएस किस लिए होता है, टीपीएस जो है, जो आपके डे टू डे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, डे टू डे ऑपरेशन, उनको जो है मैनेज करने के लिए जो है बनाया गया है टीपीएस। ठीक है। क्या होता है टीपीएस में, जो है भाई पहला स्टेप होता है डेटा एंट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप डेटा नहीं एंट्री करोगे, मतलब सेम खेल है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का। मिस्टर टेक बॉय भाई जो है लाइव रिवीजन ख़त्म हो जाने दो, फिर उसके बाद जो है आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो है डेटा एंट्री। प्रोसेसेस आप देख रहे हो, दो तरह का प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेस और रियल टाइम प्रोसेस। रियल टाइम का सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एटीएम का। आप जब एटीएम से पैसे निकालते हो, आपके बैंक में सीधे डिडक्ट हो जाता है, आपके डिडक्ट होके शो कर रहा होता है कि भाई इतना बैलेंस कट चुका है और इतना बचा है। बैच क्या होता है कि पहले जो है एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको बताया था ना मैंने, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोसेस को स्टोर करने के लिए जो है होता है डेटाबेस, आपका वही प्रोसेस को स्टोर करता है। फिर डॉक्यूमेंट कैसे निकलती है, ये होता है आपका आउटपुट। देखो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, बस आपको जो है मैंने वही सारी चीज़ें बताई। देखो भाई इसमें भी यही कर रखा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट को जो है स्टोर कर लिया और जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो है इसे दिखा दिया। अब जो है टीपीएस के एट्रीब्यूट्स हैं, ये आप जो है आई होप आप उसके बाद पढ़ लोगे। अब जो है मैं ज़रा सा आ जाता हूँ ओएएस। ओएएस भी जो है एक तरह का जो है आपका बॉटम लेवल पर ही होता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब कि ऑफिस के काम को जो है अगर ऑटोमेट कर दे कोई सिस्टम, तो वो हो जाता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अब कह रहे हो सर ये क्या बोल रहे हो आप। भाई देखो, आप लोगों का जो है समझना है केवल और केवल जनरल वर्ड से कि क्या होता है भाई। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में क्या करते हैं, जो आपका बॉटम लेवल होता है, बॉटम लेवल, इसके बाद क्या आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल आता है ना। अब मुझे यहाँ पे ज़रा अगर कोई बताओ, अगर आप लोग जो है थोड़ा रेस्पॉन्स करोगे तो जो है अच्छा इंटरेक्टिव सेशन बन जाएगा और पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट जो है अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करो तो और भी अच्छा रहेगा। तो ऑफिस में क्या होता है कि भाई बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको अगर आप जो है कंप्यूटर करें तो जो है भाई बिजनेस को जो है थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। मतलब कि क्या होता है, थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि जो है वो क्या करता है बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम। ये भाई आप लोगों के ही जो है कुछ भाई बंधु हैं जो मैसेज कर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है उनको सह लेना। अब देखो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जल्दी से मैं आपको पूरा ख़त्म कर दूं कि वो क्या होता है कि आपके ऑफिस के काम को जो है बेसिकली ऑटोमेट कर देता है। ऑफिस के आपको काम क्या होते हैं कि जो है डेटा जो हैंडलिंग होती है, डेटा बहुत सारे होते हैं, उनको जो है संभाल के रखने में जो है आपको जो है प्रॉब्लम होती है। फिर आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, मतलब कि एक तरह से बेसिकली आपका क्या होता है
ये एक तरह से ERP का पार्ट होता है, ऑटोमेशन। ठीक है, आप जैसे सपोज़ अपना जो है जब अमेज़ॉन से ख़रीदते हो, आप अमेज़ॉन पे गए, आपने सामान ख़रीदा, आपके पास तुरंत जो है मैसेज आएगा वापस में कि जो है भाई ऑर्डर कंफर्म हो गया। ये भी ऑटोमेशन का पार्ट है, आपका तुरंत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, फिर आता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, और जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई जो है इसी का पार्ट है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है डेटा माइनिंग। और जब डेटा माइनिंग आप जो है, अब कल मैंने आपको बताया डेटा माइनिंग क्या होता है, तो भाई नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जो है बेसिकली दो तरह की आपकी नॉलेज होती है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, दो तरह की नॉलेज होती है। एक तो होती है आपकी एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक होती है आपकी टैसिट नॉलेज। ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है, जिसको आप कहीं से भी पता कर सकते हो। ठीक है, और टैसिट नॉलेज क्या होती है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस आप कहते हो, कोर कॉम्पिटेंस, जिस चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर आपने SM पढ़ा हो, कोर कॉम्पिटेंसी, जिस चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते हो वही होती है आपकी टैसिट नॉलेज। अब इसको जो है कैसे मैनेज करता है, देखो भाई आपको क्या करना है, आपके जो है उसमें ऑफिस में बंदे होते हैं, ये होते हैं, चलो मान लिया ये है नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, इनको नॉलेज है। अब क्या करना है, हमें इनकी नॉलेज को स्टोर करना है अपने डेटाबेस में। डेटाबेस में स्टोर इस वजह से करना है कि जो है भाई जब हम इनपुट करें, कोई चीज़ इनपुट करें, तो प्रोसेस होके इसी के अकॉर्डिंग ही आउटपुट आ सके। अब मतलब क्या है इसके कहने का, कि जो है भाई हो सकता है इन्होंने कुछ रूल सपोज डेवलप किया है, उस रूल को हमने कंप्यूटर में एंटर कर दिया, फिर उसी जब हमने इनपुट किया तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट आके मिल रहा है, और हमें डिसीजन लेने में जो है आसानी हो रही है। फिर इसके बाद आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं है ये। फिर उसके बाद नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग है आपका टॉपिक। अब जो है इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन इस समय क्यों ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन भाई बस बेसिक सी बात ये है कि जो है ज़माना डिजिटलाइज हो गया है, कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है। अब तो जो है भाई अपने मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो है डिजिटल इंडिया बनाओ। तो क्या होता है भाई, हमें जो धंधा अपना चला रहे हैं, जो मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसको जो है ये बाहर जो होते हैं चीज़ें, यहाँ पे जो है हमें बेसिकली सरवाइव करना होता है। सरवाइव हम तब कर पाएंगे जब अपने कॉम्पिटिटर से लड़ पाएंगे। कॉम्पिटिटर से तब लड़ पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन या डेटा मिल पाएगा, हमें डेटा या इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। इसीलिए केवल इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है अब आपका इंफॉर्मेशन का। फिर आपकी आती है व्हाट इज़ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब क्या लेवल बताया था मैंने, टॉप, बॉटम और फंक्शनल या लो लेवल। डे टू डे काम कौन करता है, लो लेवल वाले क्या काम करते हैं, डे टू डे। ठीक है, इस डे टू डे वाले चीज़ को, उसको कितना काम किया है ये भेजते हैं बॉटम लेवल पर। फिर बॉटम लेवल उस पर रिपोर्ट बना के भेजता है टॉप लेवल पर। मतलब बेसिकली MIS जो है एक तरह का इंफॉर्मेशन है, आपकी एक तरह की इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आपको अपनी एक्टिविटी, आपके आउटपुट, आपके जो है कंपनी के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये पता चलता है। इसको आप पढ़ लेना। और जो है फिर उसके डू एंड डोंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। DSS फिर आता है बार DSS, क्या है आपका, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन कौन लेता है, टॉप, मीडियम और बॉटम तीनों में से डिसीजन किसकी चल रही होती है, टॉप वाले की। तो DSS क्या होता है, DSS में जो है केवल और केवल कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरह के रूल्स या कुछ इस तरह का कुछ तिकड़म फिट किया हुआ है इनको। ये जो डेटाबेस है इसमें कुछ ऐसा फिट कर दिया गया है कि भाई जब इनपुट डालेंगे हम तो फटाक से जो है आपका
निकल के आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसी पे जो है आप ले सकते हो डिसीजन। ठीक है, इसी चीज़ को ही हम अगर खुद करें तो इसी को कहते हैं डेटा माइनिंग, अगर मैनुअली करें तो इसी को कहते हैं डेटा माइनिंग। और यही पार्ट अब जो DSS का वाला पार्ट है, इसको अब जो है रिप्लेस कर दिया है बिजनेस इंटेलिजेंस ने, बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, इसने जो है रिप्लेस कर दिया है। मतलब ये क्या करता है कि जो है भाई आपकी एनालिटिकल प्रोसेसिंग खुद करके दे देता है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग खुद करके दे देता है। मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम होता है वो होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और उसके बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर इसके जो है कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट जो है मुझे लगता है कि इतना कुछ खास नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ में आए। एक जो है अब भाई ये चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ, अब जो है चाहे वो ओल्ड कोर्स का बंदा हो चाहे न्यू कोर्स का बंदा हो वो ज़रूर सुने। वो क्या है चीज़? EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। यही जो है आपका सिलेबस हो गया है अब इस समय, सब्जेक्ट नंबर पेपर नंबर 7 में अब यही आ गया, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है भाई? पहले ध्यान से इसको सुनना तो आपको जो है सारी की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली EIS और DSS लगभग जो है सेम काम करते हैं, इंफॉर्मेशन ही निकाल के देते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। मगर EIS एक तरह का जो है क्या होता है कि EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है ऑपरेशनल लेवल की। मतलब EIS का अगर हम नेचर देखें तो EIS का नेचर कैसा हो गया? EIS का नेचर DSS प्लस MIS, इन दोनों का जो है EIS में जो है नेचर होता है। फिर EIS के भी जो है 4 कंपोनेंट, वही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र और टेलीकम्युनिकेशन, जो कि सब चीज़ के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक स्पेशलाइज सिस्टम, जिसमें आता है सबसे पहले ERP। सबसे पहले तो जानो भाई ERP की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब क्या, पहले क्या होता था, एक ये बिजनेस है आपका, उसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, कई सारी ब्रांचेस होती हैं। अब जो है सपोज़ करो कि जो है अब एक बंदे के पास जो है हमें रिक्वायरमेंट थी 1000 यूनिट्स की। अब जो है इनको पता नहीं होता था आपस में, कनेक्शन जो है इतना कुछ खास नहीं होता था। तो जो है ERP आया। ERP ने क्या किया? इंटर रिसोर्स प्लानिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि एक तो पहले आपको पूरी इंडस्ट्री को आपको कनेक्ट करता है, आपके जो है पूरे सिस्टम को कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो है आपको पता होता है बेसिकली कि किसके पास क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब कि जो है अगर 100 यूनिट का ऑर्डर आया है, 100 यूनिट का ऑर्डर आया आपका सपोज़ दिल्ली वाली ब्रांच में, और अगर आपका दिल्ली में नहीं है, नोएडा में, नोएडा में 100 यूनिट है, 1000 यूनिट है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास जो है मना करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को मना करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ERP। ERP बेसिकली पूरा जो है जितने भी इसके अंदर होते हैं आपके, चाहे आपका CRM ले लो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले लो, या दुनिया भर का कोई भी सिस्टम ले लो, सारा इसी का पार्ट है। चाहे SCM ले लो, चाहे HRCM ले लो, ह्यूमन रिसोर्स HRM ले लो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या जो है आपका FRM ले लो, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, कुछ भी ले लो, सारा ERP का पार्ट है। मतलब ERP जो है बहुत ही वाइडर टर्म है। तो ERP क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? एक तो आप जो है पूरी कनेक्टिविटी आपकी बेस्ट हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन या डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि इसका पार्ट होता है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी।
भाई बात ऐसी है कि कस्टमर क्या होता है, हमारा होता है देवता। तो एक पेरेट्रो भाई साहब थे, पेरेट्रो भाई साहब थे, उन्होंने एक 80-20 रूल दिया था। उन्होंने ये कहा कि जो है भाई, जो आपके 20% ओल्ड कस्टमर या रिपीटेड कस्टमर, ओल्ड मतलब रिपीटेड ही तो हुआ, रिपीटेड कस्टमर हैं, वही आपका 80% प्रॉफिट लेके आते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, मतलब बेसिकली क्या करना होता है, जो रिपीटेड कस्टमर हैं, रिपीटेड कस्टमर को बढ़ाना होता है, उनके कस्टमर बेस को बढ़ाना होता है, जिससे कि ब्रांड इमेज हमारी बढ़ी रहे। तो जो तिकड़म हम जो है कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने में लगाते हैं, उसी को कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं, आपको मैंने सीआरएम बता दिया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई सीआरएम की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बता दिया। सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन ये आपने जो है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में पढ़ा है, चलो छोड़ो, मैं ये भी आपका कवर कर देता हूँ। बेसिकली सीआरएम क्या होता है, सीआरएम जो है, आपने जो वैल्यू चेन पढ़ा है, वैल्यू चेन, इसी का पार्ट होता है एससीएम, बेसिकली वाइडर टर्म में। ये क्या कहता है कि जो है भाई, आपने जो आपकी सप्लाई है, मतलब आपने चलो इनपुट ले लिया, प्रोसेस कर लिया, आउटपुट कर लिया, उसके बाद पहुंचा के जो है कस्टमर तक पहुंचा के उसको फीडबैक लाने का कि सामान सही था या नहीं, ये होता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली क्या कहता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है होता है ये चीज़ कि भाई राइट प्राइस पे ख़रीदो राइट क्वांटिटी, और जो है राइट प्लेस पे राइट क्वांटिटी, राइट टाइम पर, राइट पर्सन से, और राइट जगह से। मतलब आपने सुना बहुत ज़्यादा राइट, तो मतलब सही समय पे सही बंदे से सही चीज़ सही जगह सही कीमत पे अगर आपने पहुंचा दिया, तो आपका सप्लाई चेन जो है पूरा हो गया। फिर उसके बाद आपका ईआरपी और एससीएम और सीआरएम में जो है इंटरलिंक है, जो कि मैंने आपको कवर कर दिया। एचआरएम क्या होता है, एचआरएमएस क्या होता है, मैं आपको ज़रा जल्दी से बता दूं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है कि आपका जो बंदे आ रहे हैं कंपनी में काम करने, जो बंदे जा रहे हैं कंपनी में काम करने, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको जो चीज़ मैनेज करता है वो होता है एचआरएमएस। मतलब बेसिकली आपका जो है वो डील करता है एचआरएमएस, जो है कि आपको भाई लीव का जो है क्या ध्यान रखता है, आपका जो है पेंशन वगैरह का ध्यान रखता है, आपकी रेम्यूनरेशन का ध्यान रखता है कि जो है भाई ऐसे ऐसे आपको देना है। सारी चीज़ें एचआरएमएस करता है। आपको ट्रेनिंग कैसे देना है, आपको कंपनसेशन कितनी देनी है, रिक्रूटमेंट करनी है तो कब करनी है, ये सारी चीज़ें आपका एचआरएमएस ध्यान देता है। ठीक है। ज़रा मुझे जल्दी से बता दो कि जो है कैसा लग रहा है, रिवीजन करके पूरा समझ में आ रहा है या नहीं, जो मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। फिर जो है मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँ। और स्पीड अगर आपको तेज़ करनी है तो आप बता दो, स्लो करनी है तो बता दो। कंपोनेंट ऑफ सीबीआईएस, भाई सीबीआईएस क्या चीज़ होती है, मैं अभी तक तो जो है यहाँ पे नहीं आया, और शायद आपने जो है गलत टाइप कर दिया है कि सीबीआईएस जो है कुछ होता है सीबीआईएस। मैं अब आपको जो है ईएस पढ़ाऊँगा। ईएस मतलब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, आपका एक्सपर्ट सिस्टम। और जो मैंने आपसे बात करी थी बीआई और जो है बिजनेस इंटेलिजेंस, तो जो है ओके सीबीआईएस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है भाई मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि 4-5 तरह के कंपोनेंट होते हैं भाई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, स्टोरेज और यूज़र इंटरफेस। ओके। तो भाई अब अभी तक मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपर्ट सिस्टम, कि भाई ये आपका एक्सपर्ट सिस्टम है क्या भला। मैंने सबसे पहले आपका सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आप जो है, जो आपका प्रॉब्लम होती है, आपका जो नाइट मेयर होता है, आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, वो सारी चीज़ें पहले ख़त्म हो जाएं, फिर आप जो है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो और भाई फिर अच्छा स्कोर करो।
आओ चलो अब शुरू करते हैं। ES क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है भाई। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ भी बात आ गई आपकी, ये भी क्या होता है, नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जैसा ही होता है कि जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उनका जो है डेटा इसमें स्टोर कर दो, इनपुट डालो तो आपका आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग बेस्ट आ जाए। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्सेल यूज़ किया है। सपोज़ आप सम करते हो कोई चीज़ का, सपोज़ A1 + A2 का सम करते हो तो कुछ रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये आपका जो है कुछ रूल है जो एक्सेल में डिफ़ाइन करा होता है कि जो है भाई ये चीज़ आप करो तो हो जाएगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि नॉन एक्सपर्ट लोगों को अच्छी डिसीजन लेने में, मतलब और अच्छी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मुझे नहीं पता आपने अभी तक क्रैक किया या नहीं किया कि जो है भाई जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सारा की सारा आपको डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प करता है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो है जो कंपोनेंट होते हैं वो जो है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने आपको क्या बताया, कुछ रूल फ्रेम होते हैं, जो रूल बेस, जो रूल स्टोर होते हैं उसको कहते हैं नॉलेज बेस, इसमें रूल बेस होते हैं। फिर इन्फेरेंस इंजन क्या होता है, इन्फेरेंस इंजन ये बेसिकली क्या होता है कि सुनो पहले इसमें लिखा क्या है, दिस प्रोग्राम कंटेन लॉजिक एंड रीजनिंग मैकेनिज्म that simulate the expert logic process and deliver advice. It uses data obtained from both the knowledge base and the user to make association and inference from its conclusion. नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जो मैंने आपको बताया ना, इतनी जो बकवास करी है इसने पूरे 3 लाइन में, मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे जो है कुछ रूल फ्रेम है, कुछ रूल बेस्ड हो रखा है। यहाँ पे जब डेटा डालोगे और जो है जो आपका आउटपुट आएगा, इन दोनों को जो है मैनेज करने के लिए होता है इन्फेरेंस इंजन। यूज़र इंटरफेस आपको पता है, जैसे आप अभी यूट्यूब देख रहे हो तो ये भी आप तरह का यूज़र इंटरफेस है, मतलब जो है यूज़र को पता हो कि कैसे जो है क्या चीज़ें अगर हम बदलनी चाहें तो बदल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी अलग चीज़ होती है एक की, जो है भाई आप लोगों ने, आप अभी मेरे साथ लाइव डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, लाइव जो है चैट कर रहे हो, फिर उसके बाद जो रिवीजन कर रहे हो। अब जो है अगर आपको कोई डाउट आए तो मैं जो है आपको लाइव ही रिवाइज़ कर दूँ, कितनी अच्छी फैसिलिटी है ये। वही होती है एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। फिर होता है डेटाबेस ऑफ फैक्ट, बेसिकली जो है ये एक तरह का पार्ट होता है आपका नॉलेज बेस मैनेजमेंट, नॉलेज बेस का ही। अच्छा, मुझे लगा कि जो है भाई लाइव चैट बंद हो गई तो मैं वही चेक कर रहा था। लगभग आधा घंटा हो चुका है हम आपके साथ कनेक्टेड हैं लाइव। और अब बात करते हैं कि भाई ये आपका जो मैंने BI बताया था, बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होता है आपका। बिजनेस इंटेलिजेंस पहले समझो कि होता क्या है, फिर उसके जो टूल्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, जो डेटा है इसके इंसाइट्स निकालता है, इसको प्रोसेस करता है और जो है एक टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट वगैरह बना के आपको दे देता है, जिससे कि आप जो है अपना डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सको। तो इसके कई सारे टूल होते हैं, सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग क्या होता है बेसिकली, ये आपका डेटा वेयर हाउस होता है। यहाँ से जो है आप एक्सेस करते हो, ETL लगाते हो, एक्सेक ट्रांसफॉर्म और लोड लगाते हो, और आप यहाँ से जो है अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो। फिर एक आपका जो है आगे का टूल होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, आपने कभी जो है मुझे नहीं पता आप लोगों ने पता नहीं देखा हो कि नहीं, आपका एक डैशबोर्ड क्या होता है कि आपका कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो आपका कि आप केवल इतनी सी चीज़ देखो और आपको पूरा की पूरा आइडिया पड़ जाए, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन और पिक्चर टाइप की चीज़ और आपको समझ में आ जाए। इसकी मेन पॉइंट है टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग बट विदाउट टू मच एफर्ट्स। फिर एक होता है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड बेसिकली बनाया जाता है आप लोगों का कि जो है आप लोग
अच्छा डिसीजन ले सको। एक तरह से आपका जो है माइलस्टोन होता है आप लोगों का। मैंने इस वीडियो में केवल CBS कवर नहीं किया है, वो आप लोग खुद कवर करोगे, ठीक है। तो भाई चैप्टर 4 का रिवीजन लगभग ख़त्म हो गया आप लोगों का। कैसा लगा हो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि जो है भाई कैसा लगा वीडियो, आपकी मैं हेल्प कर पाया नहीं, आपको समझा पाया नहीं। बेसिकली जो है आईटी में जो है भाई याद करने का सारा फंडा होता है भाई। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है प्रांशुल भाई, बस पढ़ना शुरू कर दो। मैंने जो है आप दे दी चैप्टर 4 की वीडियो, चैप्टर 5 की आईटी की वीडियो, चैप्टर 3 की कुछ पार्ट दिए हैं, ठीक है। आप अब रेफ़र कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। एसएम के रिवीजन के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा शाम को 5:30 बजे के बाद, ठीक है। सारी वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है स्पीड स्लो है तो 1.25 पे देख लेना, और जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एसएम के लिए मैंने डाल रखा है चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन वीडियोस।